पुस्तक 25, अध्याय 21, ऑलगॉड एस्टेट। 3 महीने बाद एक सफेद वस्त्रधारी युवक और एक मोटा आदमी जिसकी आंखें आग की लपटों से भरी थीं, कंधे से कंधा मिलाकर झील की सतह पर चल रहे थे। लहरों को पार करते हुए बैडलैंड्स कोर्ट से निकल रहे थे। भाई जी निंग, आपने तो बहुत बुरा समय चुना है। मोटे आदमी ने निंग से बातें करते हुए आगे की यात्रा जारी रखी। खजाने की नीलामी में हिस्सा लेने के लिए बहुत से लोग बैडलैंड्स कोर्ट वापस आए थे, लेकिन नीलामी खत्म होते ही सभी तुरंत साहसिक यात्रा पर निकल पड़े। अगर आपने खजाने की नीलामी के तुरंत बाद ये बात फैला दी होती कि आपने ऑलगॉड एस्टेट जाने का फैसला किया है, तो कम से कम 4-5 विश्व स्तरीय विशेषज्ञ आपके साथ जाने का फैसला करते। लेकिन आपने तो 200 साल से भी ज्यादा इंतजार करने का फैसला किया। मोटे आदमी ने हंसते हुए कहा, जो लोग बाहर जाना चाहते थे उनमें से ज्यादातर लोग जा चुके हैं। यह मोटा ताजा आदमी काफी मिलनसार था, हालांकि उसके चेहरे पर मौजूद गहरे दागों और टैटू की वजह से वह काफी बदसूरत लग रहा था। उसकी आंखें आग की लपटों से भरी थीं और उसकी त्वचा भी हल्के लाल रंग से भरी हुई थी। मुस्कुराते हुए भी वह काफी डरावना लग रहा था। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ड्रैगनबाइंडर, तुम अब भी मेरे पास हो? निंग हंसा। मैंने नीलामी के दौरान एक खजाना खरीदा और उसे बांधने में थोड़ा समय लगाया। मैं तो बस किसी तरह बाहर निकलने ही वाला था। हमारी टाइमिंग एकदम सही थी, उस मोटे आदमी ने कहा। दोनों जमीन पर आगे बढ़ रहे थे, उनके शरीर भ्रम की तरह टिमटिमा रहे थे, जैसे वे बिना रुके आगे बढ़ रहे थे। निंग ने अपनी यात्रा की खबर फैलने के लिए 3 महीने तक इंतजार किया था, लेकिन बैडलैंड्स कोर्ट के केवल एक सदस्य ने उसके साथ यात्रा करने का फैसला किया था। उसके बगल में बैठा मोटा आदमी विश्व देवता ड्रैगनबाइंडर। वे स्पेस टाइम ट्रांसफर एरे में प्रवेश कर गए और बैडलैंड्स एवरवर्ल्ड से निकल गए। फिर वे एक उड़ने वाले जहाज पर सवार हुए, कई महीनों तक उड़ान भरी और अंततः ऑलगॉड एस्टेट पहुंच गए। ऑलगॉड कैओसवर्ल्ड एक समुद्री दुनिया थी। 2 विशाल महाद्वीप और एक विशाल महासागर था जो बाकी सब कुछ ढक लेता था। एक महाद्वीप में अनगिनत जीव रहते थे, जबकि दूसरे में ऑलगॉड एस्टेट था। वूश, आसमान में एक बादल तैर रहा था। निंग और वह मोटा आदमी बादल के ऊपर खड़े होकर अपने सामने फैली विशाल दुनिया को घूर रहे थे। वे दूर एक विशाल इमारत की रूपरेखा को धुंधला सा देख पा रहे थे। वह दूर का दृश्य निंग और विश्वदेव ड्रैगनबाइंडर दोनों की सांसें रोकने के लिए काफी था, मानो वे किसी परम सत्ता को ऊपर की ओर देख रहे हों। ऑलगॉड एस्टेट। उस मोटे आदमी की आंखें आग की तरह धधक रही थीं जब वह उस विशाल इमारत को घूर रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, भाई जी निंग, रास्ते में हम काफी आराम से रहे हैं। अब जबकि हम ऑलगॉड एस्टेट में प्रवेश करने वाले हैं, मैं आपको कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ। अंदर जाने के बाद हमें ठीक वैसा ही करना होगा जैसा हमने तय किया था। आप जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो मुझे आपसे अलग होना पड़ेगा। ऐसी जगह पर जल्दबाजी में कोई कदम उठाना आत्महत्या है। चिंता मत करो, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ड्रैगनबाइंडर, निंग ने कहा। अच्छा, मोटे आदमी ने सिर हिलाया। सच में उसे यकीन था कि निंग इतनी मूर्खता नहीं करेगा। साथ ही वह जानता था कि कभी कभी अप्रत्याशित घटनाएं घटित हो जाती हैं। बैडलैंड्स कोर्ट के सदस्य होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसने ज्यादा समय तक प्रशिक्षण नहीं लिया था, लेकिन वह पहले ही एक कुशल विश्वदेवता बन चुका था। अगर जी निंग की एक मूर्खता के कारण उसकी जान चली जाए तो ये कितना दुखद होगा। ऑलगॉड एस्टेट का निर्माण डाउलॉर्ड ऑलगॉड ने किया था, मोटे आदमी ने कहा। डाउलॉर्ड ऑलगॉड एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली डाउलॉर्ड था। हालांकि वह अपने डाउमज में असफल रहा, लेकिन मैंने जो सीखा है उसके आधार पर मेरा मानना है कि वह डाउमज के कगार पर मौजूद अन्य डाउलॉर्ड से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। इतना ज्यादा शक्तिशाली? निंग चौंक गया। 1000 गुना? यह पागलपन था। डाउलॉर्ड सोलिस्की ने खुद स्वीकार किया था कि वह डाउलॉर्ड ऑलगॉड से बहुत कमजोर था। हालांकि निंग को ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि डाउलॉर्ड ऑलगॉड उससे कितना ज्यादा शक्तिशाली था। अब भी उसे विश्व देवता ड्रैगनबाइंडर की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। शक्ति में अंतर बहुत ज्यादा था। अगर यह सच था तो इसका मतलब था कि डाउलॉर्ड ऑलगॉड में वर्च पर मौजूद दूसरे डाउलॉर्ड्स को आसानी से मार डालने की शक्ति थी। मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा। हालांकि वह अपने दावमज में असफल रहा। उसने एक बार एक शाश्वत सम्राट पर हमला किया और उसका पीछा किया, जिसने अपना दावमज सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था। उसने कई अराजकता चक्रों तक उस आदमी का पीछा किया और आज तक किसी को नहीं पता कि उस शाश्वत सम्राट का क्या हुआ। मोटे आदमी ने निंग की ओर देखा। वह सचमुच इतना शक्तिशाली था? निंग को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उसने डाउलॉर्ड सोलिस्की के साथ बहुत कम समय बिताया था और अपना ज्यादातर समय बैडलैंड्स दरबार में एकांत में बिताया था, इसलिए उसे इन रहस्यमयी शक्तिशाली व्यक्तियों के बारे में बहुत कम जानकारी थी। हालांकि विश्वदेव ड्रैगनबाइंडर बैडलैंड्स दरबार का एक सच्चा शिष्य था जो अक्सर अपने साथी साधकों से बातचीत करता था। उसे काफी गुप्त जानकारी पता थी। ये सच है, मैंने एक बार दरबार में हमारे सबसे बड़े शिष्य से इस बारे में बात की थी। विश्वदेव ड्रैगनबाइंडर ने आह भरी। और तुम्हें पता होना चाहिए कि डाउलॉर्ड्स आमतौर पर ऑलगॉड एस्टेट में घुसने की कोशिश करने से डरते हैं। ऑलगॉड एस्टेट एक बहुत ही अजीब जगह थी। 30% बड़े देवता और अमर पूर्वज इससे बच पाए, 50% विश्व स्तरीय विशेषज्ञ इससे बच पाए, लेकिन जिन डाउलॉर्ड्स ने इसमें प्रवेश करने का साहस किया उनमें से 10% से भी कम ही बाहर निकल पाए। यह एक अविश्वसनीय रूप से उच्च हताहत दर थी, जिससे बहुत कम डाउलॉर्ड्स ने इसे आजमाने की हिम्मत की। वह तो वाकई बहुत ज्यादा शक्तिशाली था।
विश्वदेव ड्रैगन बाइंडर ने निंग की ओर देखा और मुस्कुराया। हालांकि वह अन्य डाउलॉर्ड्स के प्रति थोड़ा निर्दयी है, लेकिन विश्व स्तरीय विशेषज्ञों, ज्येष्ठ देवताओं और अमर पूर्वजों के प्रति वह काफी दयालु है। उसने अकेले 10,000 पर्वतों पर 10,000 से ज्यादा खजाने छोड़े हैं। आओ, अब हमारे प्रवेश का समय हो गया है। ठीक है, निंग भी मुस्कुराया। फुश फुश। जैसे ही दोनों एक साथ नीचे की ओर बढ़े, अचानक उन्हें एक मुड़े हुए अंतरिक्ष का क्षेत्र दिखाई दिया। कुछ ही क्षणों बाद दोनों गायब हो गए। निंग को लगा जैसे अंतरिक्ष उसके चारों ओर घूम रहा है। कुछ ही क्षणों बाद वह विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर के साथ हवा में फिर से प्रकट हुआ। कितना सुंदर! निंग ने अपने सामने राजसी पहाड़ों की एक लंबी घुमावदार श्रृंखला देखी। ये सभी पहाड़ आपस में जुड़े हुए थे और मानो एक लंबे घुमावदार कुंडलित ड्रैगन का निर्माण कर रहे थे। ऑलगॉड एस्टेट के 10,000 पर्वत, विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर ने धीरे से कहा। ठीक है। निंग ने भी दूर से उन्हें घूरा। उनके सामने अनगिनत पहाड़ थे। पहाड़ों के अंत में अंतहीन धुंध का एक क्षेत्र था और उस अंतहीन धुंध के पार एक बेहद चमकदार, आंखों को लुभाने वाला विशाल भूभाग था। ये भूभाग वाकई बहुत विशाल था। हालांकि वे बहुत दूर थे, फिर भी वे इसके विवरण को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। निंग महसूस कर सकता था कि उसके जिंदन क्षेत्र में मिरजनो पेंटिंग खुशी से पुकार रही थी, क्योंकि उसे पास में एक हल्की सी प्रतिध्वनि महसूस हुई थी। यह आगे होना चाहिए। बड़े भाई सोलेस्की के अनुसार ये कोहरे सागर के मध्य में होना चाहिए। निंग विशाल पहाड़ों के पीछे स्थित अंतहीन कोहरे सागर को घूर रहा था। ऑलगॉड एस्टेट की सबसे बाहरी परत 10,000 पर्वतों से बनी थी। इस क्षेत्र में ठीक 10,000 पर्वत थे। दूसरी परत थी कोहरा सागर। मुख्य क्षेत्र वास्तविक विशाल इमारत थी जिसे कैस्ट्रम डिविनिटस के नाम से जाना जाता था। भाई जी निंग, विश्वदेव ड्रैगन बाइंडर ने निंग की ओर देखा। चलो पहले 10,000 पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं। उसके बाद मैं अकेले ही फॉग सागर जाऊंगा। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, वह तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक जगह है। ठीक है, निंग ने सिर हिलाया। वह यहाँ मुख्यतः इसलिए आया था क्योंकि वह मिरजनो पेंटिंग प्राप्त करना चाहता था। चूंकि वह पेंटिंग फॉग सी के भीतर स्थित थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे उसमें प्रवेश करना ही था। हालांकि वह जानता था कि विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर उसके हित में काम कर रहे थे। अधिकांश साधकों के अनुभव के अनुसार हालांकि वृद्ध देवताओं और अमर पूर्वजों के पर्वतीय क्षेत्र में जीवित रहने की अच्छी संभावना थी, फॉग सी में प्रवेश करते ही उनकी मृत्यु लगभग निश्चित थी। हालांकि विश्व स्तर के विशेषज्ञों के पास कोहरे सागर से बचने की बहुत अच्छी संभावना थी। चलो चलें, विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर ने कहा। फुश फुश। दोनों हवा में उड़कर निकटतम पर्वत की ओर चले गए। पिछले साधकों ने जो खोजा था उसके आधार पर 10,000 पर्वतों के बीच से 2 सुरक्षित रास्ते थे जिनका अनुसरण किया जा सकता था। पहाड़ की चोटी पर उतरने के बाद वे उसके जंगलों से होते हुए आगे बढ़ने लगे। पानी की लहरें लगातार उनके चारों ओर लहरों की तरह फैल रही थीं और वे अपने आसपास के वातावरण पर कड़ी नजर रख रहे थे। वे एक के बाद एक पहाड़ों से होकर गुजरे। वे सावधानी से यात्रा कर रहे थे और ज्यादा तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे थे। पलक झपकते ही 10 दिन से ज्यादा बीत गए और उन्होंने अपनी यात्रा में कई बड़े देवताओं और अमर पूर्वजों को देखा। हालांकि निंग और ड्रैगन बाइंडर को देखकर वे सभी इतने डर गए कि तुरंत भाग गए। स्वाभाविक रूप से उन दोनों ने इन छोटी छोटी आकृतियों पर कोई ध्यान नहीं दिया। जी निंग, क्या तुम जानती हो, यहाँ का हर एक पहाड़ एक विश्व स्तरीय विशेषज्ञ की कब्र रखता है, विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर ने कहा। मैंने सुना है, निंग ने सिर हिलाया। कहानियों के अनुसार डाउलॉर्ड ऑलगॉड अपने डाउमेज में असफल होने के बाद अनंत प्रदेशों में भटकने लगा और ऐसे साधकों की तलाश करने लगा जिन्होंने कई गंभीर पाप किए थे। उसके हाथों 10,000 से ज्यादा विश्व स्तरीय विशेषज्ञ मारे गए। हर एक पहाड़ कम से कम एक दुष्ट साधक का विश्राम स्थल है। मेरा अनुमान है कि डाउलॉर्ड ऑलगॉड ज्यादा से ज्यादा पापियों को मारकर ज्यादा कर्म पुण्य जमा करना चाहता था, ताकि शायद उसे बचने का कोई रास्ता मिल जाए। विश्वदेव ड्रैगन बाइंडर ने आह भरी। लेकिन एक बार जब आप अपने डोमेज में असफल हो जाते हैं तो आपकी मृत्यु एक अनिवार्यता बन जाती है। कई शक्तिशाली विशेषज्ञों ने जिंदा रहने के लिए तरह तरह के तरीके आजमाए हैं, लेकिन अफसोस उनके सारे प्रयास बेकार गए। दोनों बातें करते हुए चलते रहे। निंग और विश्वदेव ड्रैगन बाइंडर दोनों रुक गए। उन्होंने अपना सिर उठाकर दूर तक देखा। यहाँ का जंगल उनकी दृष्टि को अवरुद्ध कर रहा था, लेकिन उन्हें एक आधा खुला दरवाजा दिखाई दे रहा था जो कुछ दिव्य चिन्हों और शिलालेखों से ढका हुआ था। क्या वह खजाना है? निंग और ड्रैगन बाइंडर ने एक जिज्ञासु नजर का आदान प्रदान किया। 10,000 पर्वतों के हर एक पर्वत पर एक पापी साधक की लाश के साथ साथ एक खजाना भी था। इसका मतलब था कि यहाँ 10,000 खजाने थे, लेकिन खजाने पर कड़ी सुरक्षा थी और उन तक पहुँचना आसान नहीं था। हालांकि इस पर्वत पर एक विशाल प्रवेश द्वार खुदा हुआ था और प्रवेश द्वार को ढंके हुए रून दाव हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले रूनों से भी ज्यादा गहरे थे। जाहिर है यह एक खजाना ही होगा। चलो अंदर जाकर देखते हैं, ड्रैगन बाइंडर ने मन ही मन कहा। हमें खजाना मिल गया है, लेकिन जरूरी नहीं कि हम उसे अपने साथ ले जा पाएं, और हो सकता है कि असली खजाना भी अंदर ही हो। ठीक है, चलो चलें। निंग ने बड़े दरवाजे की भी ध्यान से जांच की। पुस्तक 25, अध्याय 22, खजाना। विशाल द्वार 60 मीटर ऊंचा और पूरी तरह काला था। उस पर जटिल चांदी के निशान थे जिनसे शक्ति की लहरें निकल रही थीं। जी निंग और विश्वदेव ड्रैगन बाइंडर सीधे महान दरवाजे के सामने खड़े हो गए। ये ऑलगॉड एस्टेट की मेरी पहली यात्रा है, विश्वदेव ड्रैगन बाइंडर ने आह भरी। इस दरवाजे को देखकर ही मैं कह सकता हूँ कि डाउलॉर्ड ऑलगॉड की सभी किंवदंतियां शायद सच थीं।
एक साधारण दरवाजा इतना जटिल और गहरा कैसे हो सकता है? यह इन पहाड़ों में स्थित 10,000 खजानों में से एक है और फिर भी इसके प्रतिबंधात्मक मंत्र अविश्वसनीय रूप से जटिल हैं। चलो अंदर चलते हैं, निंग ने हंसते हुए कहा। ठीक है। विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर ने सिर हिलाया। दोनों एक साथ दरवाजे के पीछे गहरे अंधेरे दालान में आगे बढ़े। गड़गड़ाहट। निंग ने पीछे मुड़कर देखा। जैसी की उम्मीद थी, बड़ा दरवाजा उनके पीछे बंद हो चुका था। निंग द्वारा पहले खरीदी गई जानकारी के अनुसार यहाँ 10,000 पहाड़ थे और हर एक पहाड़ के भीतर एक खजाना था। अगर कोई खजाने के दरवाजे से गुजरता तो दरवाजा उसके पीछे अस्थायी रूप से बंद हो जाता ताकि कोई भी दूसरा साधक अंदर न आ सके। अगर निंग और विश्वदेव ड्रैगन बाइंडर खजाने में मौजूद खजाने को हासिल करने में नाकाम रहे तो दरवाजा खुल जाएगा और उन दोनों को आजाद कर देगा। यदि वे खजाने को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लेते तो पूरा खजाना क्षेत्र टूट जाता और एक अलग गलियारा प्रकट होता जो उन्हें सुरक्षित प्रस्थान प्रदान करता। आगे रोशनी है। निंग ने अपनी गति थोड़ी बढ़ा दी। वहाँ कोई जाल नहीं होना चाहिए। विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर भी काफी उत्साहित थे। दोनों जल्दी से उस पहले गलियारे के अंत तक पहुंच गए। उनके सामने लगभग 30 किलोमीटर का एक विशाल क्षेत्र था जो धुंधली रोशनी की एक परत से भरा हुआ था। ये खजाना क्षेत्र है, विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर ने उत्साह से भरे चेहरे से कहा। ये खजाना क्षेत्र अभी भी सुरक्षित है। इसका मतलब है कि इसमें अभी भी खजाना मौजूद है। खजाने जीतना मुश्किल है। 10,000 में से एक से भी कम साधक अपने प्रयासों में सफल होंगे। निंग वाह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि परीक्षाएं काफी कठिन थीं, लेकिन जब तक दरवाजा खुला रहेगा और साधकों का लगातार आना जाना इस जगह में जारी रहेगा, देर सवेर कोई न कोई सफल परीक्षार्थी जरूर मिलेगा। फुश फुश। निंग और विश्वदेव ड्रैगन बाइंडर धुंधली रोशनी वाले खजाने वाले क्षेत्र में दाखिल हुए। ऐसा करते हुए दोनों और भी सतर्क हो गए, क्योंकि इस जगह पर प्रतिबंधात्मक मंत्र थे जो डाउलॉर्ड ऑलगॉड द्वारा स्थापित किए गए थे। एक बार उन मंत्रों के सक्रिय हो जाने पर डाउलॉर्ड भी नष्ट हो सकते थे। एक लाश। निंग ने खजाने वाले क्षेत्र के बिल्कुल बीचों बीच देखा। वहाँ एक पत्थर का ताबूत रखा था और उसके अंदर एक लाश दिखाई दे रही थी। पत्थर के ताबूत के ऊपर एक रोशनी का गोला मंडरा रहा था। अपनी खुफिया रिपोर्टों की बदौलत निंग और ड्रैगन बाइंडर दोनों जानते थे कि प्रकाश गोलों में ही खजाने छिपे थे। पहाड़ों में मौजूद 10,000 खजाने अलग अलग थे। कुछ के पास एक ही शक्तिशाली खजाना था, जैसे कि एक शाश्वत अस्त्र, जबकि अन्य के पास 8 या 9 अलग अलग दाव अस्त्र थे। कुछ के पास तो बेहद भयानक तकनीकें, निषिद्ध कलाएं, दिव्य क्षमताएं या विशेष विरासतें भी थीं। संक्षेप में सब कुछ संभव था। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ड्रैगन बाइंडर, पहले आप प्रयास करें, निंग ने कहा। ठीक है, पहले मैं कोशिश करता हूँ। ड्रैगन बाइंडर ने आगे बढ़ते हुए सिर हिलाया। जब वह पत्थर के ताबूत से 300 मीटर की दूरी पर पहुंचा तो प्रकाश का गोला आकार में तेजी से फैलकर तुरंत 300 मीटर से भी ज्यादा बड़ा हो गया। उस क्षेत्र में सब कुछ धुंधला सा हो गया। निंग अब विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर को बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था। मुझे आश्चर्य है कि यह कौन सा खजाना है। निंग चुपचाप एक तरफ खड़ा इंतजार कर रहा था। उसने विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर को पहला प्रयास करने दिया, क्योंकि ड्रैगन बाइंडर काफी शक्तिशाली था। अगर निंग अपनी सारी शक्ति भी झोंक दे तो भी ड्रैगन बाइंडर की शक्ति के सामने उसे भागने पर मजबूर होना पड़ता। ड्रैगन बाइंडर एक सच्चा महारथी विश्व देवता था और उसके पास अपने कुछ खास खजाने थे। वह निश्चित रूप से फॉगस्टोन के स्टारलॉर्ड का मुकाबला था और यकीनन उससे थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली भी। कुछ समय बीत गया, जो एक केतली चाय उबालने के लिए पर्याप्त था। वाह! विश्वदेव ड्रैगन बाइंडर धुंधले अंतरिक्ष के उस क्षेत्र से प्रकट हुए। जैसे ही प्रकाश वापस प्रकाश के गोले में सिमट गया, धुंधला अंतरिक्ष तेजी से सिकुड़ गया। उफ! विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर ने अपना सिर हिलाया। ये तो बहुत ही मुश्किल था, बहुत ज्यादा मुश्किल। अगर मैं इसके लिए एक और अराजकता चक्र प्रशिक्षण भी करूं, तब भी मेरे पास इस खजाने पर कब्जा करने का कोई मौका नहीं होगा। ये परीक्षण क्या था? हर एक खजाने की अपनी अपनी परीक्षाएं होती थीं, जो डाउलॉर्ड ऑलगॉड ने तय की थीं। आपको खजाने की सामग्री तभी मिलती थी जब आप परीक्षा पास कर लेते थे। सभी को डाउलॉर्ड ऑलगॉड द्वारा तय किए गए खेल के नियमों का पालन करना होता था। हो सकता है कि कुछ प्राचीन शक्तियां जो शाश्वत सम्राट बन गए थे, कुछ खजानों को जबरन लूटने में सक्षम हो, लेकिन वे लोग आमतौर पर ऐसा करने से कतराते थे। इसके अलावा डाउलॉर्ड ऑलगॉड की प्रसिद्धि इतनी महान थी कि उनमें से कई शाश्वत शक्तियां भी उससे डरती थीं। यह अग्नि के ताव के रहस्यों से संबंधित था, विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर ने समझाया। हालांकि मैं अग्नि और जल में काफी प्रतिभाशाली हूँ, फिर भी मैं इस परीक्षण को हल करने में सक्षम होने के करीब भी नहीं हूँ। आग! निंग बस देखता रहा। हालांकि उसे अग्नि के बारे में कुछ समझ थी, फिर भी वह इस मामले में काफी कमजोर था। उसने अग्नि के स्वर्गीय दाव में भी महारत हासिल नहीं की थी। डाउलॉर्ड ऑलगॉड की परीक्षा में पास होना उसके लिए लगभग असंभव था। हालांकि डाउलॉर्ड ऑलगॉड ने बड़े देवताओं और पैतृक अमरों को विश्व स्तरीय विशेषज्ञों को दिए गए परीक्षणों की तुलना में आसान परीक्षण दिए थे, फिर भी निंग इस विशेष परीक्षण में सफल नहीं हो पाता। अगर ये तलवार के दाव का परीक्षण होता तो निंग इसे आजमा लेता, लेकिन मैं अग्नि के दाव में बहुत कमजोर हूँ। निंग ने सिर हिलाया। मैं अपने किसी अनुचर को इसे आजमाने दूंगा। ओह यूजी! विश्वदेव ड्रैगन बाइंडर मुस्कुराया। ये फ्लेमफेई सू यूजी ही थी जिसने दूसरों को बताया था कि जी निंग ऑलगॉड एस्टेट जा रही है। हाँ, निंग ने सिर हिलाया, फिर उसे बाहर आने की इच्छा जताई। फुफकार! उसके बगल में एक अतुलनीय रूप से सुंदर स्त्री अग्निमय वस्त्र पहने प्रकट हुई। ये सू यूजी ज्वाला परी थी। गुरु!
सू यूजी ने मुस्कुराते हुए विश्वदेव ड्रैगन बाइंडर की ओर देखा। उसने थोड़े दुखी भाव से कहा, वरिष्ठ ड्रैगन बाइंडर, आप मेरे गुरु के साथ यहाँ तक तो आए, लेकिन मुझे बाहर भी नहीं आने दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि हम तब तक इंतजार करना चाहते थे जब तक हम तुम्हें कुछ अच्छा न दे सकें, जैसे कि अभी। विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर ने उसे देखकर मुस्कुराया। कुछ अच्छा? सू यूजी हैरान थी। यूजी, निंग ने उस पत्थर के ताबूत के ऊपर मंडराते दूर के प्रकाश गोल की ओर इशारा किया। हम ऑलगॉड एस्टेट के 10,000 पहाड़ों के एक खजाने वाले क्षेत्र में हैं। एक खजाना? मैंने सुना है कि डाउलॉर्ड ऑलगॉड 10,000 खजाने छोड़ गए हैं। सू यूजी ने प्रकाश के गोले की ओर देखा, उसकी आंखों में एक गर्माहट थी। फिर उसने निंग की ओर देखा। गुरुजी, आपने मुझे बाहर जाने दिया क्योंकि वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ड्रैगन बाइंडर ने कोशिश की, लेकिन असफल रहे। इस खजाने की परीक्षाएं अग्नि के दाव से संबंधित हैं, निंग ने समझाया। आप अग्नि के दाव में काफी कुशल हैं। इस मामले में आपको सबसे विशिष्ट ज्येष्ठ देवताओं या पैतृक अमरों में से एक माना जा सकता है, और आप स्वयं विश्व स्तरीय विशेषज्ञ बनने के बहुत करीब हैं। हो सकता है कि इस परीक्षा में सफल होने का आपका मौका हो। सू यूजी काफी उत्साहित होने लगी। उसने पहले भी दूसरों को इस जगह के बारे में बात करते सुना था। ऑलगॉड एस्टेट में हर एक परीक्षा विश्व स्तरीय विशेषज्ञों के लिए बेहद कठिन थी, लेकिन एल्डर गॉड्स और पैतृक अमरों के लिए ये आमतौर पर थोड़ी आसान थी। हालांकि सभी परीक्षाओं की प्रकृति अलग अलग थी। अग्नि परीक्षा अग्नि के दाव में सभी की परीक्षा लेती थी, जबकि बिजली परीक्षा बिजली के दाव में सभी की परीक्षा लेती थी। क्या मुझे कोशिश करनी चाहिए? सू यूजी ने निंग की ओर देखा। जाओ, निंग ने सिर हिलाया। सू यूजी उत्सुकता और घबराहट से पत्थर के ताबूत की ओर बढ़ी। जैसे ही वह 300 मीटर की दूरी पर पहुंची, प्रकाश का गोला एक बार फिर फैल गया और उसे पूरी तरह से अपने भीतर समेट लिया। जी निंग, क्या आपको लगता है कि यूजी खजाने हासिल करने में सक्षम होंगे? विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर ने पूछा। निंग ने कहा, उसके कम से कम 20% से 30% तक जीतने की संभावना होनी चाहिए। डाउलॉर्ड सोलिस्की द्वारा सू यूजी को कुछ मार्गदर्शन दिए जाने के बाद उसमें काफी सुधार हुआ था। वह विश्व स्तरीय विशेषज्ञ बनने से बस बाल भर की दूरी पर थी और किसी भी क्षण सफलता प्राप्त कर सकती थी। अग्नि के दाव में उसकी प्रतिभा को देखते हुए उसके जीतने की संभावना बहुत अच्छी थी। समय एक मिनट बीतता रहा। वह मुझसे भी अधिक समय से अंदर है, विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर ने उम्मीद से कहा। हाँ, निंग ने सिर हिलाया। वह भी काफी उत्साहित था। अगर खजाने की सामग्री उनमें से किसी एक के हाथ लग जाए तो कितना अच्छा होगा। अगर सू यूजी द्वारा अर्जित खजाने उसके लिए सीमित उपयोगी हों, लेकिन विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर के लिए बहुत उपयोगी हों, तो वह उन्हें उसके साथ व्यापार कर सकती है। फुफ, फ्लेम फेरी अचानक उस धुंधले क्षेत्र से निकल आई। प्रकाश का क्षेत्र तेजी से पीछे हट गया और ग्लोब पर वापस लौट आया। मैं असफल रही। सू यूजी ने निंग की ओर देखा। उसकी आंखों में निराशा और लाचारी के भाव थे। मैं बहुत करीब थी, बस थोड़ा और मैं सफल हो जाती। अगर मुझे अग्नि के दाव के बारे में थोड़ी और गहरी समझ होती तो मैं सफल हो जाती। दुर्भाग्य से जब ऐसा होगा तो मैं शायद विश्व स्तर पर पहुंच जाऊंगी। विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर ने कहा। डाउलॉर्ड के परीक्षणों में एक अलग घटक भी शामिल होना चाहिए। शायद मैंने जो अभिलेख पढ़े हैं उनके अनुसार 10,000 में से एक से भी कम साधक इनमें से किसी एक परीक्षा में सफल हो पाएंगे। ज्यादातर सफल होने के लिए आपको अग्नि के ताव के बारे में कुछ विशेष अंतर्दृष्टि होनी चाहिए। सू यूजी ने सिर हिलाया। निंग ने भी सिर हिलाया। अब तुम दोनों ने मेरी दिलचस्पी जगा दी है। मैं भी कोशिश करना चाहता हूँ। आप गुरु, लेकिन आपका अग्नि का दाव। सू यूजी ने निंग की ओर देखा। वह कुछ समय से निंग का पीछा कर रही थी और जानती थी कि वह अग्नि के दाव में बहुत कमजोर है। मैं कम से कम एक बार कोशिश तो कर ही सकता हूँ, है ना? निंग भी जानता था कि अग्नि के दाव में वह काफी कमजोर है, लेकिन उसने पहले कभी ऐसा कोई प्रयास नहीं किया था। वह कम से कम खुद इसका अनुभव तो करना चाहता था। ये बिल्कुल सुरक्षित था। इससे पहले कभी किसी ने खजानों में अपनी जान नहीं गंवाई थी। फुश, निंग भी पत्थर के ताबूत की सीमा में आ गया। उस प्रकाश गोल से एक बड़ी प्रकाश तरंग निकली और तेजी से 300 मीटर के क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। पुस्तक 25, अध्याय 23, ट्रेजरी का मुकदमा। जी निंग को प्रकाश के धुंधले क्षेत्र में ले जाया गया। अरे, निंग आश्चर्य से देखता रहा। उसके सामने प्रकाश की दीवारों की एक श्रृंखला थी जो ताबूत के ऊपर लगे प्रकाश गोल को सुरक्षित रखे हुए थी। कुल 9 प्रकाश की दीवारें थीं और उनमें से प्रत्येक बहते हुए लाल लाल रूनों से ढकी हुई थी। सभी 9 प्रतिबंधात्मक मंत्रों से गुजरो और तुम खजाना हासिल कर लोगे। निंग के कानों में एक तेज आवाज गूंजी। निंग हैरान था। वह आवाज कहाँ से आए? क्या वह डाउलॉर्ड ऑलगॉड की आवाज थी या किसी खजाने की आत्मा की? किसे परवाह है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। निंग को बस इतना पता होना चाहिए था कि उसे एक ऐसी जगह पर अपना सर्वश्रेष्ठ व्यवहार दिखाना होगा जिसे इतनी अविश्वसनीय शक्ति वाले डाउलॉर्ड ने स्थापित किया था। सभी 9 प्रतिबंधात्मक मंत्रों से गुजरें? कैसे? निंग ने पहले प्रकाश अवरोधक और उसके ऊपर बहते लाल अग्निमय रूनों को घूर कर देखा। इतना मुश्किल नहीं लगता। निंग को जल्दी ही समझ आ गया कि अवरोध कैसे काम करता है। उसने अपनी हथेली को प्रकाश अवरोध पर दबाया और उसे अपनी अमर ऊर्जा से भर दिया। चूंकि निंग पहले से ही इसके रहस्यों को समझ चुका था, इसलिए वह आसानी से उस पर काबू पा सका और उस पर नियंत्रण पा सका। तितर बितर हो जाओ। निंग ने प्रकाश अवरोध को तितर बितर करने की इच्छा की। फुफ, पहला प्रकाश अवरोध पूरी तरह से गायब हो गया और 8 और पीछे रह गए। निंग एक बार फिर आगे बढ़ा।
दूसरा अवरोध भी अग्नि के ताव से संबंधित दिव्य रूनों से ढका हुआ था, लेकिन वे स्पष्ट रूप से कहीं अधिक जटिल थे। निंग वहीं खड़ा रहा, उन रूनों को घूरते हुए कई बार पलकें झपकाता रहा। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरे और सु यूजी के बीच इतना बड़ा फर्क है। निंग मन ही मन बुदबुदाया। वह एक ज्येष्ठ देवता और एक अमर पूर्वज दोनों थे, इसलिए उन्हें भी वही परीक्षा दी गई जो सु यूजी को दी गई थी। उसने कहा था कि वह सफलता के बहुत करीब है, जिसका मतलब था कि वह शायद अंतिम प्रकाश अवरोध तक पहुंच गई थी और उसे पार करने के बहुत करीब थी। मैं इस 8वें बैरियर पर लगे रून्स भी नहीं समझ पा रहा हूँ। निंग ने सिर हिलाया। मैं अग्नि के दाव में सचमुच कमजोर हूँ। इस असफलता के बावजूद निंग बहुत निराश नहीं हुआ। साधना विकल्पों से भरा एक मार्ग था। यदि आप अपने प्रयासों को उन क्षेत्रों पर केंद्रित करते जिनमें आप कुशल थे, तो आप कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ पाते और कुछ बाधाओं को पार करना भी आसान पाते। निंग तलवार के दाव के लिए सबसे उपयुक्त था, यहाँ तक कि लू डोंडबिन और कुलपिता सुभूति ने भी इतने वर्षों पहले उसमें ये गुण देखा था। हालांकि निंग ने हृदय बल में भी काफी तेजी से प्रगति की थी, फिर भी हृदय बल हृदय का ही विषय बना रहा। त्रिलोक को झकझोर देने वाले महायुद्ध का अनुभव करने के बाद भी निंग का हृदय बल केवल चौथे चरण में ही था। हालांकि उसका तलवार का दाव काफी तेजी से आगे बढ़ा था। अब वह छठे चरण के तलवार बल, तलवार जगत स्तर से बस एक कदम दूर था। उसने अपने सर्वोत्कृष्ट तलवार आशय के लिए एक प्रथम मुद्रा, ब्लैक मिस्ट मुद्रा, भी ईजाद कर ली थी, और यह मुद्रा नामहीन तलवार कला की तीसरी मुद्रा, महान आकाश मुद्रा, जितनी ही शक्तिशाली थी। इस तकनीक की शक्ति इतनी महान थी कि यह कुछ कमजोर तलवार दुनियाओं से भी बेहतर थी। सभी तलवार अमरों ने तलवार के दाव में प्रशिक्षण लिया, लेकिन कोई भी दो तलवार जगत एक जैसे नहीं थे। कुछ प्रभावशाली थे तो कुछ कपटी। यहाँ तक कि एक ही तकनीक में प्रशिक्षण लेने वाले दो साधकों की भी अंततः उसमें अलग अलग अंतर्दृष्टियां विकसित हो जाती थीं। जहाँ तक महान आकाश मुद्रा का प्रश्न है, ये तलवार जगत के सबसे शक्तिशाली प्रकारों में से एक का निर्माण करती थी। तलवार का दाव ही मेरा सच्चा दाव है। आग। निंग ने अपना सिर हिलाया और हंसा। निंग का चेहरा अचानक उदास हो गया। उस आवाज ने कहा कि मुझे सभी 9 प्रतिबंधात्मक मंत्रों से गुजरना होगा। निंग ने बचे हुए 8 प्रकाश अवरोधों पर नजर डाली। उसने बस गुजरना कहा था। उसने यह नहीं बताया कि मुझे कैसे गुजरना है। जब मैं प्रतिबंधात्मक मंत्रों को बांधकर उन पर नियंत्रण कर लूंगा तो मैं उन्हें तितर बितर कर सकता हूँ और उनसे होकर गुजर सकता हूँ। निंग की आंखों में एक अजीब सी चमक उठी। लेकिन अगर मैं उन्हें बलपूर्वक तोड़ दूं तो मैं भी उनसे होकर गुजर सकता हूँ। किसी भी संरचना से निपटने के 2 तरीके थे। पहला तरीका था संरचना को समझना और फिर उसे तकनीकी स्तर पर तोड़ना। निंग ने शुरुआती प्रकाश अवरोध के साथ यही किया था और यही सबसे आम उपाय था। दूसरा तरीका था उस पर बलपूर्वक काबू पाना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संरचना कितनी मजबूत थी, अगर दुश्मन अपनी कच्ची जबरदस्त शक्ति का उपयोग करके उसे नष्ट कर सकता था। क्या मैं डाउ लॉर्ड ओलगोर्ड द्वारा छोड़ी गई संरचना को भेदने में सक्षम हो पाऊंगा? निंग ने मन ही मन सोचा। वह एक क्षण विचार करने लगा, फिर उसने आदरपूर्वक प्रणाम किया और पुकारा, आदरणीय डाउ लॉर्ड, ये कनिष्ठ इन 9 अवरोधों को पार करने और उन्हें तितर बितर करने में सक्षम नहीं है। फिर भी ये कनिष्ठ इतना साहसी होना चाहता है कि अपनी अपरिपक्व शक्ति से इन्हें तोड़ने का प्रयास करे। बोलने के बाद निंग ने अपनी नजर 8 प्रकाश अवरोधों की ओर घुमाई। तोड़ो। निंग ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई, जिससे उसकी उंगलियों के सिरे पर प्रकाश की एक रेखा बन गई। प्रकाश की यह रेखा तलवार जैसी अस्पष्ट आकृति लिए हुए थी और निंग की नीले फूलों जैसी धुंधली ऊर्जा से भरी हुई थी। निंग ने अपने दोनों हाथों में स्टार सीजन हैंड का 7वां चक्र भी सक्रिय कर दिया, जिससे उसकी उंगलियां दाव हथियारों के समान दिखने लगीं। धमाका। जैसे ही निंग ने प्रहार किया, प्रकाश की दूसरी दीवार कांप उठी और फिर टूटकर बिखर गई। ये टूट गया। निंग बहुत खुश हुआ। हालांकि उसे हमला करने की कोई जल्दी नहीं थी, बल्कि वह थोड़ी देर रुका ताकि देख सके कि कोई असर तो नहीं होगा। कुछ नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि संरचना को तोड़ने के लिए कच्ची शक्ति का उपयोग करना डाउ लॉर्ड के आदेश का उल्लंघन नहीं माना जाता है। मुझे जारी रखने दो। निंग ने एक और कदम आगे बढ़ाया। उसका दाहिना हाथ तेजी से क्रूर ब्लड ड्रॉप मुद्रा में था और उसने उसे प्रकाश अवरोधक की ओर वार किया। फुफ। यह एक तेज तलवार की तरह वार करता हुआ प्रकाश अवरोधक में घुस गया। प्रकाश अवरोधक 2 बार कांपा, फिर बिखर गया। निंग हंसा। उसकी शक्ति का मजाक उड़ाना बिल्कुल भी नहीं था। नीले फूलों की धुंध की ऊर्जा से उसे और बल मिला। वह किसी विश्व देवता जितना ही शक्तिशाली था। इस प्रहार की शक्ति किसी वास्तविक विश्व देवता के प्रहार जितनी ही प्रबल थी। लेकिन जाहिर है ये तो बस 7वां अवरोध था। मुझे अब भी आश्चर्य है कि 9 अराजकता मोहरों के विलय से बना ये नीला पुष्प क्षेत्र कहाँ से आया। निंग इस तकनीक की अलौकिक शक्ति से लगातार चकित होता जा रहा था। इसके बिना उसका शरीर ज्यादा से ज्यादा एक अर्धचरणीय विश्व देवता जैसा ही होता। वायलेट ज्वेल के साथ भी वह किसी सामान्य विश्व देवता के बराबर ही होता। वह किसी विशिष्ट विश्व देवता की बराबरी भी नहीं कर पाता। अब जबकि नीला पुष्प धुंध ऊर्जा उसके शरीर को सुदृढ़ कर रही थी, वह निश्चित रूप से एक विश्व देवता जितना ही शारीरिक रूप से शक्तिशाली था। वायलेट ज्वेल के साथ वह उत्कृष्ट विश्व देवताओं को भी कड़ी टक्कर दे सकता था। मुझे आश्चर्य है कि जब मैं विश्व देवता बन जाऊंगा तो कितना शक्तिशाली हो जाऊंगा। निंग ने एक पल के लिए इसके बारे में कल्पना की, फिर अपने विषय पर लौट आया। आगे बढ़ने का समय आ गया है। निंग ने एक बार फिर छठे बैरियर पर हमला किया।
हालांकि इस बैरियर को भेदना ज्यादा मुश्किल था। निंग अपने पहले वार में उसे भेद नहीं पाया और उसे कामयाब होने से पहले कई बार उसे काटना पड़ा। मुझे लगता है मैं अपनी तलवार का इस्तेमाल करूंगा। निंग ने अपना हाथ हिलाया और वायलेट ज्वेल को सामने ला दिया। तोड़ो। उसने अपनी तलवार से वार किया और ऐसा करते ही उसके सारतत्व का एक संकेत सक्रिय हो गया। हिस तलवार आसानी से प्रकाश की उस बाधा में सीधे घुस गई। दोबारा और फिर निंग एक एक कदम आगे बढ़ा। हाथ में वायलेट ज्वेल होने के कारण उसके वार अब और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे। यह एक ऐसी संरचना थी जिसका उद्देश्य बड़े देवताओं और अमर पूर्वजों की परीक्षा लेना था। निंग को स्वाभाविक रूप से इसमें प्रवेश करना काफी आसान लगा। ब्लैकमिस्ट मुद्रा का उपयोग किए बिना भी वह 9 में से 7 अवरोधों को भेदने में सक्षम था। 8वां अवरोध। निंग ने एक बार फिर अपनी तलवार से वार किया। हालांकि इस बार वह असफल रहा। निंग ने गंभीरता से वायलेट ज्वेल को अपने हाथों में थामा, फिर अचानक वार किया जिससे वह तलवार की रोशनी की एक रक्तरंजित छाया में बदल गई। वायलेट ज्वेल आगे बढ़ते हुए अपने पीछे एक भयानक रक्तरंजित लाल रोशनी की लकीर छोड़ गई। यही उसके सारतत्व की शक्ति थी। वायलेट ज्वेल स्वयं रक्तरंजित रोशनी से आच्छादित थी जिससे अद्भुत शक्ति का आभास फैल रहा था। क्विंटेसेंस स्वॉर्ड इंटेंट, पहला रुख, ब्लैकमिस्ट रुख। वाह! रक्तरंजित तलवार की रोशनी ने सीधे 8वें अवरोध को छेद दिया जिससे वह टूट गया। बस एक बचा है। निंग ने जरा भी संकोच नहीं किया और एक बार फिर अपने अंतिम प्रहार से वार किया। नीले फूलों की धुंध की ऊर्जा ने निंग की तलवार को स्वर्गीय दास की सीमाओं से कहीं ज्यादा तेज बना दिया था, जबकि तलवार का सारतत्व इस शाश्वत अस्त्र को अदम्य रूप से तीक्ष्ण बना देता था। ये बहुत तीक्ष्ण, बहुत शक्तिशाली और अतुलनीय रूप से तेज था। ये प्रहार किसी भी अराजकता की दुनिया को आसानी से चकनाचूर कर सकता था। अगर सौर तारा या चंद्र तारा भी निंग के सामने होते तो भी वे इस प्रहार से भेद जाते। धमाका! जब तलवार की नोक 9वें अवरोध से टकराई तो अवरोध जोर से कांपने लगा। उसकी सतह पर लहरें उठी मानो कोई चट्टान पानी के कुंड में गिर गई हो, और फिर भी वह नहीं टूटी। मैं अभी भी थोड़ा कमजोर हूँ। निंग दंग रह गया, उसकी अपनी महान शक्ति और इस तथ्य के कारण कि उसके पास एक शाश्वत हथियार था। उसके वार अब अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे। मैंने कहा था ना तोड़ो। निंग ने एक बार फिर अपना सबसे शक्तिशाली मारक प्रहार किया। हालांकि 9वां बैरियर जोर से कांप रहा था, लेकिन ये साफ था कि निंग के वार उसे तोड़ने के लिए थोड़े कमजोर थे। अरे! निंग ने भौहें चढ़ाईं। ये पहले से ही सबसे शक्तिशाली तलवार वार था जो वह कर सकता था। मुझे लगता है मुझे उस प्रहार की शक्ति को बढ़ाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। निंग तुरंत पीछे हट गया और धुंधले प्रकाश क्षेत्र के 300 मीटर के दायरे में खड़ा हो गया। फुफ! निंग की पीठ के पीछे नीले पंखों का एक जोड़ा दिखाई दिया जो बिजली की रोशनी से चमक रहा था। ये थंडरलाइट विंग्स थे जिन्हें निंग ने खजाने की नीलामी के दौरान खरीदा था। ये पंख बिजली की ऊर्जा और तलवार की रोशनी का इस्तेमाल करके सभी बाधाओं को चीरते थे, जिससे उपयोगकर्ता अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ सकता था। आक्रमण करना! पंख कांप उठे जिससे निंग तुरंत अंतरिक्ष की फटी हुई परतों के बीच से तेजी से निकल गया और वह जबरदस्त गति से आगे बढ़ने लगा, जैसे वह स्वयं प्रकाश की एक लकीर की तरह 9वें प्रकाश अवरोध की ओर बढ़ रहा हो। साधकों को गति बढ़ाने के लिए थोड़ी दूरी की भी जरूरत थी। लंबी दूरी की उड़ान की गति और कम दूरी की चकमा देने की गति दो बिल्कुल अलग चीजें थीं। किसी के लिए अपनी पूरी शक्ति और गति को तुरंत प्रकट करना बेहद मुश्किल था। 300 मीटर की दूरी तो काफी नहीं थी। निंग को स्वर्गीय दास की सीमाओं को पार करने के लिए पर्याप्त गति प्राप्त करने हेतु थंडरलाइट विंग्स का उपयोग करना पड़ा। इसके बिना निंग शायद अपनी सामान्य गति के केवल 60% पर ही चल पाता। तोड़ो! जैसे ही निंग ने हमला किया, उसने एक बार फिर अपने शाश्वत हथियार से आगे की ओर वार किया। तलवार की आक्रमण गति अत्यंत महत्वपूर्ण थी। प्रकाश की गति से चलने वाला एक कंकड़ भी जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकता है। इसी सिद्धांत से पहले की तुलना में 30% तेज चलने वाली तलवार आसानी से 2 गुने से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। अगर निंग बिल्कुल पास से वार करता तो उसके लिए अपनी तलवार की गति बढ़ाना संभव नहीं था, इसलिए उसे मजबूरन सबसे पुराने विकल्पों का सहारा लेना पड़ा। तेज गति से आगे की ओर उड़ना और अपनी गति से पूरी ताकत से वार करना। इससे उसकी तलवार तुरंत पहले से 20% या 30% तेज चलने लगी। धमाका! निंग का भयानक तेज शाश्वत हथियार खूनी धुंध की तरह वार कर गया। हालांकि यह कुछ देर के लिए रुका, लेकिन अंत में यह प्रकाश की दीवार को भेदता हुआ सीधा निकल गया। धमाका! अंतिम प्रकाश अवरोध विघटित हो गया। पत्थर के ताबूत के ऊपर लगा प्रकाश गोल अब हाथ की पहुंच में था। पुस्तक 25, अध्याय 24, गठन आत्मा। जी निंग ने ताबूत के ऊपर मंडराते प्रकाश के गोले को देखा। वह खुद को थोड़ा उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। आखिरकार ये डाउलॉर्ड ओलगॉड द्वारा छोड़ा गया खजाना था। वह सचमुच बहुत भाग्यशाली था कि ओलगॉड एस्टेट में प्रवेश करते ही उसे खजाना मिल गया। फुफ! निंग ने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी उंगलियों से प्रकाश गोल को छुआ। अरे! निंग का चेहरा बदल गया। उसने अपनी उंगलियां 2 बार और प्रकाश गोल में घुमाईं, पूरी तरह से उलझन में। कुछ नहीं, अंदर कुछ नहीं है। जब उसकी उंगलियां प्रकाश गोलक को छूतीं तो वे सीधे उस गोले के आर पार चली जाती मानो वह गोला हो ही ना। अंदर सचमुच कुछ भी नहीं था। गड़गड़ाहट! अचानक कहीं से प्रकाश की एक किरण उतरी जो पत्थर के ताबूत के पास एक सफेद वस्त्रधारी वृद्ध व्यक्ति के रूप में प्रकट हुई। हालांकि निंग को बहुत आश्चर्य हुआ, फिर भी वह शांत रह पाया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि डाउलॉर्ड ओलगॉड ने कितने शक्तिशाली प्रतिबंधात्मक मंत्र छोड़े थे। यह ज्यादातर डाउलॉर्ड्स को आसानी से मार सकता था,
अगर दल उसे मारना चाहता तो उसके पास वापस लड़ने का कोई मौका नहीं था। हालांकि अनगिनत अराजकता चक्रों में अनगिनत साधक इन खजानों से होकर गुजरे थे। यहाँ कोई खतरा नहीं था। किसी ने भी खजाने के भीतर से खजाना हासिल करने की कोशिश में अपनी जान नहीं गंवाई थी। एक बुजुर्ग देवता, सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग ने निंग की ओर देखा। उस बूढ़े व्यक्ति के चेहरे से स्वाभाविक वैभव और प्रतिष्ठा का आभास झलक रहा था, लेकिन निंग की ओर देखते हुए वह धीरे से हंसा। क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो, डार्कनॉर्थ? निंग ने बुजुर्ग की तरफ देखा। आप कौन हैं, सीनियर? 10,000 पहाड़ों की रचना आत्मा। मेरे गुरु ने एक बार मुझे एक नाम दिया था, असंख्य पर्वत, बूढ़े ने कहा। गठन आत्मा। निंग आश्चर्यचकित था। खजानों से खजाना आत्माओं का जन्म होना बिल्कुल सामान्य बात थी। हालांकि शक्तिशाली संरचनाओं का चेतना प्राप्त करना भी अत्यंत दुर्लभ था। उदाहरण के लिए आदिम अराजकता के विभिन्न क्षेत्रों में फैले प्राचीन स्पेस टाइम स्थानांतरण सरणियां अनगिनत अराजकता चक्रों से अस्तित्व में थीं, लेकिन निंग ने कभी नहीं सुना था कि उनमें से किसी ने चेतना प्राप्त की हो। इसी प्रकार हालांकि विभिन्न खजाना नीलामियों के दौरान कुछ अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली संरचनाएं प्रकट होती थीं, निंग ने कभी नहीं सुना था कि उनमें से किसी में चेतना हो। क्या यह वाकई इतना आश्चर्यजनक है? गुरु ने कुल 3 संरचनाएं स्थापित की, 10,000 पर्वत संरचना, कोहरा सागर संरचना और कैस्ट्रम डिविनिटिस संरचना। उन्होंने इन तीनों संरचनाओं में अपनी गहनतम अंतर्दृष्टि का संचार किया और हम तीनों ने चेतना प्राप्त की। बूढ़े व्यक्ति ने निंग की ओर देखा। तुम्हारे स्तर का कोई व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता कि गुरु वास्तव में कितने शक्तिशाली थे। हो सकता है कि तुम अतीत में कुछ संसार दावलॉर्ड से मिले हो, लेकिन गुरु को उनके पैमाने से आंकने की कोशिश भी मत करना। वे योग्य नहीं हैं। केवल एक संसार दावलॉर्ड जिसने एक शाश्वत सम्राट को भागने पर मजबूर करने के बाद उसका पीछा किया हो, उसकी चर्चा मेरे गुरु के साथ एक ही सांस में की जा सकती है। यद्यपि अनगिनत वर्ष बीत चुके थे, फिर भी इस संरचना की आत्मा अभी भी अपने स्वामी के प्रति अत्यधिक गर्व से भरी हुई थी। समझ गया। निंग ने सिर हिलाया। अगर आपके पास कोई ठोस सबूत न होने पर भी आप शेखी बघारते तो दूसरे आपका मजाक उड़ाते। हालांकि दावलॉर्ड ऑलगॉड इतना शक्तिशाली था कि दावलॉर्ड सोलेस्की भी उससे भयभीत था और उसकी वीरता के आगे अपनी हीनता स्वीकार करता था। यहाँ तक कि दावलॉर्ड बैडलैंड्स भी अपने अधीनस्थों और कनिष्ठों के साथ दावलॉर्ड ऑलगॉड के बारे में चर्चा करते समय विस्मय से आहें भरता था। स्पष्ट रूप से दावलॉर्ड ऑलगॉड जीवन में इतना विस्मयकारी व्यक्ति था कि अनगिनत युगों पहले उसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी उसकी ख्याति साधकों की आने वाली पीढ़ियों के साथ गूंजती रही। मुझे अब इस बारे में और ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि गुरु कितने सर्वशक्तिमान थे। एक बार जब तुम दावलॉर्ड बन जाओगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा, सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग ने कहा। मैं एक दावलॉर्ड? निंग हंसा। वरिष्ठ, आपको मुझ पर इतना भरोसा क्यों है? आप स्पष्ट रूप से एक वृद्ध देवता मात्र हैं, लेकिन आप एक उत्कृष्ट विश्व देवता की शक्ति को प्रकट करने में सक्षम हैं। रचना आत्मा ने आह भरी। आपके लिए कमजोर विश्व देवताओं को मारना बहुत आसान होगा। एक वृद्ध देवता जो अधिकांश विश्व देवताओं को आसानी से मार सकता है। आप जैसे राक्षस बहुत कम हैं। बहुत से लोगों को अपने जीवन काल में संसार दावलॉर्ड से मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन आप जैसे राक्षस से मिलना अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है। तुम्हारे जैसे राक्षसों को आमतौर पर अपार भाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जहाँ तक मुझे पता है, तुम्हारे जैसे लगभग 80% लोग अंततः संसार दावलॉर्ड बन जाते हैं। उस गठन आत्मा ने कहा। ओह, 80%? निंग ने धीरे से सिर हिलाया। तीनों लोगों में कर्म भाग्य में विश्वास था। भाग्य एक क्षणभंगुर चीज थी। किसी भी साधक का भाग्य निश्चित नहीं था, क्योंकि भाग्य अक्सर बदल सकता था। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि आपका जन्म एक अत्यंत अच्छे परिवार में हुआ हो जहां आपके माता पिता दोनों ही शक्तिशाली अमर या राक्षस हों। ऐसी स्थिति में जन्म लेने वाले व्यक्ति को अत्यंत भाग्यशाली स्थिति में जन्मा कहा जा सकता है। हालांकि यदि वह व्यक्ति एक रेशमी वस्त्र वाला व्यभिचारी बन जाता है और साधना में कड़ी मेहनत नहीं करता, तो उसका कर्म भाग्य क्षीण होने लगता है। उदाहरण के लिए जीनिंग, उनका पुनर्जन्म एक अच्छे परिवार में और नुवा पेंटिंग के साथ हुआ था, इसलिए ये कहा जा सकता है कि उनका जन्म काफी अच्छे भाग्य के साथ हुआ था। ताओवादी त्रिजीवन की विरासत प्राप्त करने के बाद उनका कर्म भाग्य और भी बेहतर हो गया। प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्मगत भाग्य के लिए संघर्ष करना पड़ा। हालांकि आदिम अराजकता की प्रचंड शक्ति की तुलना में त्रिलोकों का कर्म भाग्य काफी कमजोर था। निंग अब अनंत प्रदेशों का कर्म भाग्य प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा था। कुछ विश्व स्तरीय साधक थे जो अनेक अराजकता लोगों के जीवों का नरसंहार करते थे, जिससे उन पर महापाप का बोझ पड़ता था। दावलॉर्ड ऑलगॉड ने एक बार अनगिनत महापापियों का पीछा करके उनका वध किया था, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें और अधिक कर्म भाग्य और कर्म आशीर्वाद प्राप्त हुए। अनंत प्रदेशों में कर्म पुण्य और कर्म पाप विद्यमान थे, और कर्म भाग्य भी। 3 लोगों को 9 अराजकता मोहरें प्राप्त हुईं, नुवा, जीनिंग और ताओवादी 3 पवित्रताएं। परिणामस्वरूप उन सभी को जबरदस्त कर्म भाग्य प्राप्त हुआ। अगर 9 अराजकता मोहरें न होती तो निंग एक साधारण वृद्ध देवता के रूप में कमजोर विश्व देवताओं का आसानी से वध नहीं कर पाते। लेकिन साधना पथ पर या तो आप आगे बढ़ते हैं या धीरे धीरे पीछे छूट जाते हैं। रचना आत्मा ने निंग की ओर देखा। मेरे गुरु तो तुमसे भी ज्यादा प्रतिभाशाली थे। अफसोस, फिर भी वे अपने दांवमज में असफल रहे। उनकी मृत्यु हो गई और उनका दांव लुप्त हो गया। याद रखना कि कर्म भाग्य के हर एक टुकड़े को संजोकर रखना है जो तुम्हें मिले। आपके ज्ञान भरे शब्दों के लिए धन्यवाद। निंग ने सिर हिलाया। दरअसल यहाँ 10,000 पहाड़ों के सारे खजाने खाली हैं।
बुजुर्ग रचना आत्मा ने निम्न की ओर देखा। मैं तय करती हूँ कि परीक्षाओं में पास होने वालों को कौन से खजाने दिए जाएं। गुरु ने मुझे बहुत सारे खजाने दिए हैं और आदेश दिया है कि मैं उनमें से किसी को भी प्रकाश के गोले में भेज सकती हूँ। वह निश्चित रूप से ऐसी छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं चाहते थे। निम्न को अंततः समझ आ गया। इस खजाने में मैंने मूल रूप से प्रकाश गोलक को अग्नि की एक मूर्ति से भरने का इरादा किया था, जो अग्नि के ताव के रहस्यों से भरी थी। जैसे ही वृद्ध रचना आत्मा ने बात की, उसने अपना हाथ हिलाया और एक हथेली के आकार की अग्निमय मूर्ति प्रकट की। इस मूर्ति के 8 मुख थे, कुछ सुंदर, कुछ कुरूप, कुछ कठोर। मूर्ति अनगिनत रहस्यमय रूनों से आच्छादित थी। तथापि हर एक वृद्ध देवता जो यहाँ 10,000 द्वीपों में खजाने की संरचनाओं को तोड़ने की कोशिश करना चाहता है, उसके पास कम से कम एक महारथी विश्व देवता की शक्ति होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वे सफल हो सकते हैं। वृद्ध संरचना आत्मा ने निम्न की ओर देखा। तुम्हारे जैसा हर एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति खजाना पाने का हकदार है, लेकिन जाहिर है तुम्हें पहले खजाना ढूंढना होगा। निम्न ने सिर हिलाया। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा केवल एक ही अवसर मिलेगा। यहाँ अपनी पहली ही यात्रा में तुमने अपनी शुद्ध शक्ति से एक अवरोधक मंत्र को परास्त कर दिया। परिणामस्वरूप हमारे बीच अच्छे कर्मों के बीज बो दिए गए हैं। हालांकि तुम पाओगे कि अब तुम अपनी शुद्ध शक्ति से किसी भी अन्य अवरोधक मंत्र को नहीं तोड़ पाओगे। वृद्ध गठन आत्मा ने कहा, समझ गया। निंग ने आश्चर्य से कहा, लेकिन वरिष्ठ, आपने अच्छे कर्मों के बीज बोने की बात कही थी। हालांकि मुझे अपनी शक्तियों पर पूरा भरोसा है। आप 10,000 पर्वतों की निर्माण आत्मा हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि आप डार्कनॉर्थ से कुछ करवाना चाहते हो, वरिष्ठ? बुजुर्ग प्रशिक्षण आत्मा ने कहा, एक बात तो है, हालांकि मैं तुम्हें इसके लिए मजबूर नहीं करूंगा। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि तुम मदद कर सको। कृपया मुझे बताइए कि आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, सीनियर। निंग उलझन में था। मेरे गुरु का एक शत्रु था जिसे मैं बहुत घृणा करता था। वृद्ध संरचना आत्मा की आंखों में एक क्रूर प्रकाश चमक उठा और उसकी आवाज में एक हत्यारी आभा व्याप्त हो गई। गुरु ने कई वर्षों तक अपने शत्रु का पीछा किया, उसे मारने के लिए बहुत प्रयास किए। अफसोस, अंततः वह ऐसा करने में सफल नहीं हो सका। उसका शत्रु भाग गया। निंग दंग रह गया। वरिष्ठ, क्या आप उस शाश्वत सम्राट की बात कर रहे हैं जिसका उसने पीछा किया था? हाँ, शाश्वत सम्राट, रचना आत्मा ने समझाया। उसका नाम सम्राट मेलोबो था। सम्राट मेलोबो। निंग ने नाम चखा। नाम उसे विदेशी, अजनबी सा लगा। बैडलैंड्स ने मुझे जो बताया है उसके अनुसार सम्राट मेलोबो पहले ही लौट चुका है। बुजुर्ग संरचना आत्मा ठिठक कर हंसी। मेरे स्वामी ने उसका पीछा करते हुए उसे अंतहीन अंधेरे में पहुंचा दिया, जहां वह मेरे स्वामी की नजरों से छिप गया। वह मेरे स्वामी की मृत्यु की खबर सुनकर ही लौटा होगा। हालांकि निंग को आश्चर्य हुआ कि डाउलॉर्ड बैडलैंड्स स्पष्ट रूप से गठन आत्मा से परिचित था। वह मदद नहीं कर सका और इसके बजाय पहले पूछा, वरिष्ठ, क्या आप मुझे भविष्य में इस शाश्वत सम्राट से निपटने के लिए कह रहे हैं? मैं हूँ। बुजुर्ग गठन आत्मा ने सिर हिलाया। निंग अवाक रह गया। वरिष्ठ, आप मुझे बहुत ऊंचा समझते हैं। शाश्वत सम्राट शाश्वत व्यक्ति थे जिन्होंने अपने दैवीय कार्य में सफलता प्राप्त की थी। दैवीय सम्राट अलगॉट की मृत्यु अनगिनत वर्ष पहले हो चुकी थी, लेकिन सम्राट मेलोबो अभी भी जीवित और स्वस्थ थे। डाउलॉर्ड ऑलगॉड अनगिनत सालों से सम्राट मेलोबो का पीछा कर रहा था, लेकिन उसे मार नहीं पाया था। दूसरे शब्दों में, दोनों की शक्ति में कोई खास अंतर नहीं था। इतना समय बीत जाने के बाद सम्राट मेलोबो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए होंगे। हाँ, मैं तो बस भविष्य में अंकुरित होने के लिए बीज बो रहा हूँ। मुझे उम्मीद नहीं है कि ये सभी फलेंगे फूलेंगे। बुजुर्ग रचना आत्मा ने समझाया। इसके अलावा सम्राट मेलोबो पूरे दाव गठबंधन का दुश्मन है। तुम यहाँ बैडलैंड्स कोर्ट के विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर के साथ आए हो। चूंकि वह तुम पर भरोसा करता है, मुझे लगता है कि तुम्हें भी दाव गठबंधन का सदस्य होना चाहिए। तुम जैसा असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति हमारे दुश्मनों के लिए उन्हें धोखा नहीं देगा। दाव एलायंस क्या है? निंग अब थोड़ा चकित था। एक ऐसा गठबंधन जिसमें अनंत प्रदेशों के लगभग सभी साधक शामिल हैं। बुजुर्ग निर्माण आत्मा ने निंग की ओर देखा। डाउलॉर्ड बैडलैंड्स भी इसका सदस्य है और बहुत पहले हम दोनों के बीच भी अच्छे कर्मों के बीज बोए गए थे। हाँ, मैंने जितने भी बीज बोए हैं उनमें से आज तक उसका बीज सबसे शानदार रहा है। मैं बैडलैंड्स दरबार के सभी शिष्यों को जानता हूँ। चूंकि आप विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर के साथ आए हैं, इसलिए आपको भी दाव गठबंधन का सदस्य होना चाहिए। क्या आप बैडलैंड्स दरबार के सदस्य हैं या वास्थेवेन पैलेस? निंग ने कहा। डाउलॉर्ड सोलिस्की के डाउलॉर्ड बैडलैंड्स के साथ बहुत अच्छे संबंध थे और वे सार्वजनिक रूप से एक दूसरे से मिलने को तैयार थे। इसका मतलब था कि वे शायद एक ही पक्ष में थे। हालांकि ये दाव गठबंधन काफी शक्तिशाली लग रहा था। एक ऐसा गठबंधन जिसमें अनंत प्रदेशों के लगभग सभी साधक शामिल थे। कितना बड़ा दावा है। बुजुर्ग संरचना आत्मा ने सिर हिलाया। मैंने बैडलैंड्स को पहले भी वास्तेवेन पैलेस के बारे में बात करते सुना है। हाँ, ये भी दाव गठबंधन का ही हिस्सा है। मुझे आश्चर्य नहीं है कि आपने दाव गठबंधन के बारे में नहीं सुना, क्योंकि आप अभी भी बहुत छोटे और कमजोर हैं। विश्व देवताओं में से भी 99% ने दाव गठबंधन के बारे में कभी नहीं सुना होगा। केवल वास्तव में प्रतिष्ठित विश्व स्तरीय विशेषज्ञों को ही दाव गठबंधन में स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि यह गठबंधन मुख्य रूप से संसार दावलॉर्ड्स से बना है। मुझे उम्मीद है कि विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर ने शायद दाव गठबंधन के बारे में सुना होगा। अनंत प्रदेशों के रहस्यों को समझना तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है। हालांकि कुछ खतरे ऐसे हैं जो सभी साधकों के लिए हैं, और सम्राट मेलोबो उनमें से एक हैं।
बुजुर्ग रचना आत्मा ने नींद की ओर देखा। लेकिन अब बहुत हो गया। एक बार जब आप विश्व स्तरीय विशेषज्ञ बन जाएंगे तो आपका कबीला या संप्रदाय आपको हमारे कुछ रहस्यों से अवगत कराएगा। इसके अलावा मेरी जानकारी थोड़ी पुरानी हो गई है। बुजुर्ग रचना आत्मा ने सिर हिलाया। अच्छा, तो आपको कौन सा खजाना चाहिए? पुस्तक 25, अध्याय 25, 9 गुप्त कलाएं, थंडर की गुप्त कला। तुमने परीक्षा पास कर ली है। तुम एक खजाने के हकदार हो। बुजुर्ग प्रशिक्षण आत्मा ने जी नींद की ओर देखा। मेरे पास बहुत सारे खजाने हैं। तुम्हें कौन सा खजाना सबसे ज्यादा चाहिए? अगर मेरे पास होगा तो मैं तुम्हें दे दूंगा। निंग अभी भी इस दाव गठबंधन के बारे में सोच रहा था। रचना आत्मा का प्रश्न सुनकर उसने अपना ध्यान खजाने की ओर लगाया। थोड़ा हिचकिचाते हुए उसने पूछा, क्या आपके पास मिरजनो पेंटिंग के कुछ स्क्रॉल हैं? नहीं। बुजुर्ग रचना आत्मा ने सिर हिलाया। डाउलॉर्ड ऑलगॉड ने अपने पीछे कई खजाने छोड़े थे, लेकिन मिरजनो पेंटिंग उनमें से एक नहीं थी। ओह, निंग ने सोचना जारी रखा। कौन सा खजाना? उसे किस खजाने की जरूरत थी? खजाना चुनने का मौका अनमोल था। निंग के मन में कई विचार कौंध रहे थे। खजाने की नीलामी का अनुभव करने के बाद निंग को अब पहले से कहीं ज्यादा खजानों के बारे में पता चला। लगता है मैंने ये सुझाव देकर गलती की। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मेरे पास क्या खजाना है। ये कैसा है? तुम किसमें कुशल हो? संरचना आत्मा हंसी। तलवार के दाव के अलावा मैं तलवार के दाव में सबसे ज्यादा कुशल हूँ। इसके अलावा मैं बिजली और पानी में भी कुशल हूँ। निंग ने कहा। गुरु की उपाधि ऑल गॉड थी, बुजुर्ग रचना आत्मा ने समझाया। ठीक इसीलिए क्योंकि वे लगभग हर चीज में निपुण थे। कीमिया, रचनाएं, वे कई दाव के गुरु थे। दुर्भाग्य से वे तलवार के दाव में उतने कुशल नहीं थे। हालांकि वे बिजली के दाव में बेहद कुशल थे। हालांकि आपको अपने स्तर से कहीं ऊपर के दुश्मनों से लड़ना होगा। बिजली विशेषता तकनीकें आपके लिए उतनी उपयोगी नहीं होंगी। उसका बूढ़ा चेहरा झुर्रीदार हो गया और उसकी भौहें तन गईं। जाहिर है वह इसी सवाल पर विचार कर रहा था। मेरे पास है। संरचना आत्मा ने निंग की ओर देखा, फिर अपना हाथ बढ़ाया और अपनी हथेली से एक स्थानिक तरंग उत्पन्न की। कुछ ही क्षणों बाद एक जेड पर्ची प्रकट हुई। यह जेड पर्ची अब तुम्हारी है। संरचना आत्मा ने इसे निंग को सौंप दिया और इसे हवा में उड़ा दिया। और वह खजाना जो मूल रूप से इस खजाने को सौंपा गया था। बुजुर्ग रचना आत्मा ने एक दूसरी वस्तु, एक अग्नि मूर्ति निकाली। ये भी तुम्हारी है। मेरे गुरु ने एक बार अग्नि के दाव में प्रशिक्षित एक दुष्ट डाउलॉर्ड का वध किया था और उससे ये मूर्ति ले ली थी। अगर तुम इसे बेचो तो इसे एक 2000 घनों के अराजक अमृत के बदले बेच पाओगे। जहाँ तक जेड पर्ची की बात है, इसमें एक गुप्त कला है जिसे गुरु ने स्वयं विकसित किया था। इसका मूल्य अपरिमित है। 4-5 शाश्वत अस्त्रों का संयुक्त मूल्य भी इसके बराबर नहीं होगा। निंग हैरान रह गया। मूर्ति का 1 या 2000 घनों के बराबर होना तो समझ में आता है, लेकिन जेड स्लिप वाकई कमाल की थी। निंग ने मूर्ति स्वीकार कर ली, फिर मुड़कर जेड स्लिप की ओर देखा। जेड स्लिप स्याही जैसे रंग की थी और उस पर धुंधले अक्षर उकेरे हुए दिखाई दे रहे थे। निंग ने अपनी सह इंद्रिय उसमें डाली और जल्दी ही उसे पता चल गया कि उसमें एक जीवन रक्त शपथ है। मैं अपने जीवन की शपथ लेता हूँ कि संसार डाउलॉर्ड बनने से पहले मैं इस नोविसिस थंडर गुप्त कला को किसी और के साथ साझा नहीं करूंगा। जीवनदायी शपथ का शब्दांकन बहुत सरल था। लगभग सभी तकनीकों में जीवन भर की शपथ लेने की आवश्यकता होती है, चाहे वह खजाने की नीलामी से प्राप्त खजाना हो या किसी के संप्रदाय से प्राप्त खजाना हो। गड़गड़ाहट। जैसे ही निंग ने शपथ ली, उसके दिमाग में ढेर सारी जानकारी उमड़ पड़ी। डाउलॉर्ड ऑलगॉड ने इस जेड स्लिप में बिजली के गुणों वाली एक अद्भुत गुप्त कला छोड़ी थी और यह सब निंग के लिए प्रदर्शित किया गया था। इस गुप्त कला को नोविसिस थंडर के नाम से जाना जाता था। डाउलॉर्ड ऑलगॉड एक प्राचीन शक्ति थे जो कीमिया, संरचना, कारीगरी और कई अन्य कलाओं में अत्यंत कुशल थे। उनके स्तर पर केवल दिव्य क्षमताएं और गुप्त कलाएं ही उनके लिए उपयुक्त थीं जिन्हें उन्होंने स्वयं विकसित किया था। इसलिए उन्होंने कीमिया और कारीगरी में अपनी कुछ अंतर्दृष्टि का उपयोग उन गुप्त कलाओं को विकसित करने में किया जो स्वयं को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए थीं। जितनी अधिक शक्ति उतना बेहतर। डाउलॉर्ड ऑलगॉड ने कुल 9 शक्तिशाली गुप्त कलाएं विकसित की थीं। इन गुप्त कलाओं का उपयोग लंबी दूरी तक किया जा सकता था, जिससे वह अपने स्तर के अन्य विशेषज्ञों पर आसानी से हावी हो सकता था। वास्तव में वह इनका उपयोग अनंत सम्राटों से भी उलझने के लिए कर सकता था। जहाँ तक नोविसिस थंडर की बात है, यह उन 9 शक्तिशाली गुप्त कलाओं में से एक थी। क्या ऐसी कोई गुप्त कला सच में भी हो सकती है? निंग जानकारी पढ़ते हुए हैरान रह गया। क्या ऐसी कोई गुप्त कला भी हो सकती है? इस तकनीक ने गुप्त कलाओं के बारे में निंग की पूर्वधारणाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अधिकांश तकनीकों या गुप्त कलाओं के लिए धारक को दाव की कुछ विशेष जानकारी होनी आवश्यक थी, जिससे वह कुछ विशेष तकनीकी तरकीबें इस्तेमाल कर सके। देव सम्राट ब्लैकलोड्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली निषिद्ध कलाएं इसी श्रेणी में आती थीं। निंग की नामहीन तलवार कला एक अच्छा उदाहरण थी। इसके कई स्तर थे और जब कोई तलवार के दाव में उच्च स्तर की अंतर्दृष्टि प्राप्त कर लेता था, तभी वह नामहीन तलवार कला के बढ़ते हुए गहन स्तरों का उपयोग कर सकता था। हालांकि नोविसिस थंडर
पूरी तरह से अलग था। ये कीमियागिरी जैसा था। गोलियां बनाते समय हर तरह की दुर्लभ और कीमती सामग्री इकट्ठा की जाती थी। उन्हें एक साथ मिलाया जाता था, आग और ऊर्जा का इस्तेमाल करके उन्हें पिघलाया जाता था और फिर उनसे एक अद्भुत गोली बनाई जाती थी। नोवेसेंस थंडर के लिए धारक को 9 प्रकार की दिव्य बिजली इकट्ठा करनी होती थी। उन्हें एक जटिल तरीके से एक साथ मिलाना होता था जो कि कीमिया के समान था। फिर उन्हें एक परिपूर्ण थंडर विशेषता गुप्त कला में बदलना होता था। जहाँ तक मिश्रण प्रक्रिया का सवाल है, इसे पढ़कर निंग पूरी तरह से अवाक रह गया। ये बिल्कुल सही था। यह एक पूर्ण कलाकृति जैसा था। उसके हाथों में गड़गड़ाहट और बिजली खिलौने थे जिन्हें वह अपनी इच्छानुसार ढाल सकता था। वह विभिन्न प्रकार की बिजली को सहजता से मिलाकर उन्हें गड़गड़ाहट की एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली गुप्त कला में ढालने में सक्षम था। निंग सचमुच दंग रह गया। उसने एक बार 9 सींग वाले बिजली के सांप को बांधा था और इसलिए वह अच्छी तरह जानता था कि बिजली मूलतः एक प्रकार की शक्ति है जो अत्यंत प्रचंड और क्रूर है। केवल बिजली को बांधना और परिष्कृत करना ही अत्यंत कठिन था। अर्ध रसायन विज्ञान विधियों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की बिजली को मिलाकर एक गुप्त कला बनाने की तो बात ही छोड़िए। ये सचमुच अकल्पनीय था। नोवेसेंस थंडर के 2 खंड थे। पहले भाग में उपयोगकर्ता को 9 विशिष्ट प्रकार की अराजकता बिजली प्राप्त करनी थी। ये 9 प्रकार की अराजकता बिजली अकेले एक साधारण विश्व देवता को मारने में भी सक्षम नहीं थी। हालांकि एक बार जब आप इस गुप्त कला के माध्यम से इन 9 प्रकार की साधारण अराजकता बिजली को एक निश्चित तरीके से पूरी तरह से मिला देते हैं तो आप उत्कृष्ट विश्व देवताओं को मार सकते हैं और सर्वोच्च विश्व देवताओं को भी दबा सकते हैं। इस गुप्त कला की शक्ति किसी भी शाश्वत हथियार से कहीं अधिक थी। दूसरे भाग में 9 विशिष्ट प्रकार की दाव बिजली प्राप्त करना शामिल था। इन प्रकार की दाव बिजली को प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जाना था, कृत्रिम रूप से निर्मित नहीं, और ये अत्यंत दुर्लभ थीं। जब दाव लॉर्ड ऑलगॉड ने ये तकनीक विकसित की तब वे कगार पर थे। उनके पास चुनने के लिए कई प्रकार की दिव्य दाव बिजली थीं, लेकिन अंततः वे केवल उन्हीं 9 प्रकारों को ही खोज पाए जो उपयुक्त थे। उन्हें एक साथ बांधने और गलाने के बाद वे तुरंत ही दाव लॉर्ड्स के बीच शक्ति के शिखर पर पहुंच गए। तथापि किसी व्यक्ति के लिए इस तकनीक में निपुणता प्राप्त करना अत्यंत कठिन था। ये सचमुच एक अकल्पनीय गुप्त कला है। निंग इस तकनीक की तारीफ किए बिना नहीं रह सका। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। तो क्या बिजली को इस तरह से नियंत्रित किया जा सकता है? सम्राट मेलोबो को मारने के लिए मास्टर ने अपनी सारी ऊर्जा उन 9 शक्तिशाली गुप्त कलाओं को विकसित करने में झोंक दी। उनमें से हर एक इतनी शक्तिशाली थी कि कोई भी उसे धारण करने वाला राज्य के अन्य नायकों पर नजर रख सकता था। सामान्यतः कगार पर स्थित संसार दाव लॉर्ड्स के लिए भी इन तकनीकों का सामना करना मुश्किल होता। जब 9 गुप्त कलाओं का एक साथ उपयोग किया जाता है तो वे लगभग किसी भी संसार दाव लॉर्ड को मारने में सक्षम हैं। गठन आत्मा काफी गर्वित थी। हालांकि 9 गुप्त कलाएं सम्राट मेलोबो को मारने में सक्षम नहीं थीं, फिर भी वे सभी 9 डोमेन प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करने में सक्षम थीं जो उन्हें पूरी तरह से दबा सकती थीं। परिणामस्वरूप युद्ध में सम्राट मेलोबो की शक्ति उनकी अधिकतम शक्ति के लगभग आधे तक कमजोर हो गई थी। निंग ने सिर हिलाया। इस तकनीक का पूरी तरह से अध्ययन करने के बाद वह अच्छी तरह जानता था कि एक बार नोवेसेंस थंडर के पहले भाग में पूरी तरह से महारत हासिल कर लेने के बाद वह 10 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक फैले अंतहीन बिजली के एक विस्मयकारी क्षेत्र को मुक्त कर सकेगा। यह एक बिजली का क्षेत्र था। ये सर्वोच्च विश्व स्तरीय विशेषज्ञों को भी दबा सकता था। अगर निंग का सामना किसी अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति से भी होता जिसे बिजली का क्षेत्र मार नहीं सकता, तब भी यह उन्हें नाटकीय रूप से कमजोर कर देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वे अपनी पूरी शक्ति का केवल आधा ही मुक्त कर पाएंगे। 9 गुप्त कलाएं। निंग आश्चर्य से आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। दुर्भाग्य से सम्राट मेलोबो आखिरकार भागने में कामयाब रहे। वे भागने की तकनीकों में बहुत कुशल थे। गठन आत्मा ने आह भरी। मास्टर के निधन से पहले उन्होंने अपनी सभी 9 गुप्त कलाएं दाव गठबंधन के पास छोड़ दी थीं। यदि आप दाव गठबंधन को महान सेवाएं प्रदान करते हैं या उन्हें पर्याप्त खजाने बेच पाते हैं तो आप उनसे सभी 9 तकनीकें सीख पाएंगे। हालांकि ये रहस्य उन छद्म संसार गोलियों से भी कहीं अधिक मूल्यवान है जिनके लिए इतने सारे विश्व स्तरीय विशेषज्ञ लालायित रहते हैं। यहाँ तक कि अधिकांश संसार दाव लॉर्ड भी इन 9 गुप्त कलाओं में से किसी एक को सीखने का मौका पाकर प्रसन्न होंगे। निंग ने सिर हिलाया। गुप्त कलाएं अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थीं, लेकिन निंग ये भी समझती थी कि उनमें महारत हासिल करना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो सकता है। इस मामले में 9 प्रकार की बिजली इकट्ठा करना कई मुश्किल कामों में से एक था। असल में जो मायने रखता था वह था उन्हें एक साथ मिलाकर एक बेहतरीन मिश्रण बनाने की प्रक्रिया। दरअसल इसमें सफल होने के लिए उपयोगकर्ता को कई क्षेत्रों में बेहद कुशल होना जरूरी था। दाव लॉर्ड ऑलगॉड एक प्राचीन शक्ति थे जो कीमिया, संरचनाओं और अन्य कई क्षेत्रों में निपुण थे, इसीलिए वह इसे पूरा कर पाए। हालांकि जब निंग ने इस तकनीक को देखा तो उसके 2 जवाब थे। पहला, उसे लगा कि यह तकनीक इतनी खूबसूरत है कि यह एक बेहतरीन कलाकृति की तरह है। फिर उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सी सिहरन महसूस हुई। इस तकनीक का प्रशिक्षण अविश्वसनीय रूप से कठिन होगा। शुक्र है कि मेरे पास एक शक्तिशाली दिव्य शरीर है। मेरी दिव्य शक्ति मेरे स्तर के अन्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक प्रबल है, और मेरी आत्मा भी। मुझे इस गुप्त कला में अभी भी सफलता मिलनी चाहिए। निंग ने मन ही मन सोचा। मैंने तुम्हें गुप्त कला दे दी है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में तुम कम से कम दाव लॉर्ड बैडलैंड्स के स्तर तक पहुंच पाओगे। फॉर्मेशन स्पिरिट ने कहा। ठीक है, अब जब तुमने इस खजाने से खजाना ले लिया है तो जल्दी करो और अपने साथियों के साथ यहाँ से निकल जाओ।
ये खजाना क्षेत्र टूटने वाला है। फुसफुसाहट। बोलने के बाद निर्माण आत्मा का शरीर प्रकाश के कणों में बिखर गया, फिर गायब हो गया। पत्थर के ताबूत के ऊपर का प्रकाश गोल भी गायब हो गया और ताबूत के चारों ओर का प्रकाश क्षेत्र भी गायब हो गया। विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर और फ्लिमफेई सुयूजी ने अपनी मूल स्थिति से निंग की ओर देखा। मालिक, भाई जी निंग, दोनों ने एक साथ उसे पुकारा। गड़गड़ाहट। खजाने वाला क्षेत्र हिलने लगा क्योंकि एक दीवार टूट गई, जिससे एक नया मार्ग प्रकट हो गया। ये खजाना क्षेत्र ढहने वाला है, हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। निंग को ये बताने का मौका नहीं मिला कि अभी क्या हुआ था। चलो चलें। विश्वदेव ड्रैगन बाइंडर और सुयूजी दोनों समझ गए कि समय बहुत कीमती है। तीनों तुरंत तेज गति से उस दूर के रास्ते की ओर चल पड़े। गड़गड़ाहट। विशाल खजाना क्षेत्र पूरी तरह से ढहने लगा। छत से पत्थर गिरने लगे, जिससे पीछे का रास्ता पूरी तरह से दब गया और खजाना जमीन में धंस गया। पुस्तक 25, अध्याय 26। एक विश्व स्तरीय अनुचर। जी निंग, सुयूजी और विश्वदेव ड्रैगन बाइंडर नए मार्ग से होते हुए पहाड़ के दूसरे हिस्से में पहुंचे। वे सब ढहे हुए खजाने की ओर देखने लगे। भाई जी निंग, बधाई हो, आपने खजाने हासिल कर लिए, विश्वदेव ड्रैगन बाइंडर ने कहा। आप हमेशा की तरह दुर्जेय हैं, गुरु। सुयूजी निंग के प्रति प्रशंसा से भर गई। भाई जी निंग, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने और फ्लिमफेई ने भी कोशिश की, लेकिन हम दोनों ही खजाने वापस नहीं पा सके। लेकिन आप, भाई जी निंग, विश्वदेव ड्रैगन बाइंडर खुद को ये सवाल पूछे बिना नहीं रह सके। वह जानते थे कि जी निंग तलवार चलाने में सबसे कुशल हैं। अगर ये तलवार के दाव का परीक्षण था तो ठीक है, लेकिन ये तो साफ तौर पर अग्नि के दाव का परीक्षण था। यहाँ तक कि फ्लेमफेई, जो कैओस इमोर्टल बनने से बस एक कदम दूर थी, इस परीक्षा में पास नहीं हो पाए। जी निंग कैसे सफल हो सकती थी? डाउलॉर्ड ऑलगॉड द्वारा बताए गए राजकोषीय परीक्षणों पर विजय पाने के कुछ रहस्य और तरकीबें हैं। निंग ने जवाब में बस यही कहा। विश्वदेव ड्रैगन बाइंडर और सुयूजी दोनों समझ गए। उत्तर में संभवतः जी निंग के कुछ निजी रहस्य शामिल थे, इसलिए उन्होंने फिर से पूछना बंद कर दिया। साधकों को कभी कभी जीवन रक्त की शपथ दिलाई जाती थी या वे अपनी सबसे शक्तिशाली जीवन रक्षक तकनीकों का खुलासा करने के लिए तैयार नहीं होते थे। इस प्रकार आमतौर पर अगर कोई किसी विषय पर चर्चा नहीं करना चाहता था तो दूसरे लोग उस विषय पर जोर नहीं देते थे। मुझे इस खजाने से एक खजाना मिला है। निंग ने अपना हाथ हिलाया, जिससे एक हथेली के आकार की अग्नि मूर्ति निकली। यह क्या है? विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर की निगाहें एक क्षण के लिए स्वप्निल हो गईं, क्योंकि उनका ध्यान इस मूर्ति में लीन हो गया। जहाँ तक ज्वाला परी का सवाल है, उसकी प्रतिक्रिया और भी ज्यादा अतिरंजित थी। जैसे ही उसने अग्निमय मूर्ति को देखा, वह पूरी तरह से उस पर मोहित हो गई। एक कुशल विश्वदेवता होने के नाते ड्रैगन बाइंडर जल्दी ही इस प्रभाव से मुक्त हो गया और अपने होश में आ गया। उसने निंग की ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखा। भाई जी निंग, मुझे आश्चर्य है कि आप हम दोनों को ये खजाना इतनी सहजता से दिखाने को तैयार हैं। इस मूर्ति में एक अत्यंत गहन अग्निगुण तकनीक छिपी है। इस मूर्ति के 8 मुख हैं और प्रत्येक मुख 8 महान रहस्यों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। यह एकमात्र तकनीक धारण करने वाली जेड पर्ची से कहीं अधिक मूल्यवान है। जेड पर्ची में केवल एक तकनीक की जानकारी होती है। यदि आप तकनीक को समझना चाहते हैं तो आपको धीरे धीरे उस पर ध्यान करना होगा। हालांकि इस अग्नि मूर्ति में 8 अलग अलग आभाएं और उद्देश्य हैं जो वास्तव में साधक को इस तकनीक में प्रशिक्षण लेने की सही विधि बता सकते हैं। मैं पहले ही एक मास्टर क्लास विश्व देवता बन चुका हूँ। अब मुझे बस अपना रास्ता ढूंढना है और फिर उस पर चलकर संसार डाउनलोड बनना है। ये तकनीकें मेरे लिए बेकार हैं, लेकिन फ्लिमफेई के लिए ये बहुत उपयोगी हैं। विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर ने समझाया। इस मूर्ति का मूल्य अराजकता अमृत के 1000 घनों से भी ज्यादा होना चाहिए। सामान्य तौर पर किसी व्यक्ति को इस मूर्ति को कुछ देर देखने के लिए, उधार लेने का मौका पाने के लिए भी 100 घनों का भुगतान करना होगा। आप अपने इस अनुचर के प्रति सचमुच उदार हैं। यह मेरे लिए बेकार है, लेकिन उसके लिए उपयोगी है। मैं स्वाभाविक रूप से इसे उसे दे दूंगा। वह मेरी अनुचर है। अगर वह और शक्तिशाली हो जाती है तो इसका मतलब है कि मेरी टीम भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। निंग ने हंसते हुए कहा। आहा, विश्वदेव ड्रैगन बाइंडर ने सिर हिलाया। अलग अलग साधक अपने अनुचरों के साथ अलग अलग व्यवहार करते थे। कुछ साधक जो अपने अनुचरों के समान शक्ति स्तर पर होते थे, उनके साथ मित्र और समान व्यवहार करते थे। हालांकि यदि शक्ति में भारी असमानता होती तो अनुचरों के साथ अक्सर दासों जैसा व्यवहार किया जाता। जब डाउलॉर्ड विंसोस की मृत्यु हुई तो वे अपने कई शिष्यों को भी अपने साथ ले गए। अपने अनुचरों की तो बात ही छोड़िए, बैडलैंड्स दरबार में अपने समय के दौरान निंग ने कई लोगों के साथ युद्ध किया था। उसकी तलवारबाजी इतनी गहरी थी कि बैडलैंड्स दरबार का कोई भी ज्येष्ठ देवता या अमर पूर्वज उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। केवल इसी बात से विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर ये बता सकता था कि जी निंग निश्चित रूप से शक्ति में किसी विश्व देवता के बराबर है। वह सुयूजी से कहीं अधिक शक्तिशाली होना चाहिए था। उसके प्रति उसका विनम्र होना एक बात थी, लेकिन उसे इतनी मूल्यवान विरासत इतने सीधे सादे तरीके से देना दूसरी बात थी। इस तरह का व्यवहार काफी दुर्लभ था। अरे, निंग ने मुड़कर सुयूजी की तरफ देखा। विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर की आंखों में भी एक झलक तैर गई जैसे ही उसने मुड़कर उसकी तरफ देखा। सुयूजी ने पहले ही अपनी आंखें बंद कर ली थीं और आग की अस्पष्ट लहरें उसके चारों ओर घूमने लगी थीं। अचानक ज्ञान, विश्वदेव ड्रैगन बाइंडर ने धीरे से कहा। हाँ, निंग ने सिर हिलाया। वे ऑलगॉड एस्टेट के अंदर थे, एक बहुत ही खतरनाक जगह।
सामान्यतः यहाँ कोई भी ध्यान नहीं करता। अगर सू यूजी यहाँ अकेली होती और उन पर अचानक ज्ञानोदय की प्रज्ञा अवस्था आ जाती तो वह शायद तुरंत उसे तोड़ देती। वह पहले खंडहरों से बाहर निकलती, रहने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढती और फिर अपने ध्यान में लग जाती। हालांकि ऐसा करने से वह अचानक ज्ञानोदय की इस प्रज्ञा अवस्था का लाभ खो देती। शुक्र है कि वह जी निंग और विश्वदेव ड्रैगनबाइंडर के साथ थीं। उन्हें भरोसा था कि वे दोनों उनकी रक्षा करेंगे और इसलिए उन्होंने खुद को प्रज्ञा अवस्था में खींच लिया। इधर आओ, निंग ने हाथ हिलाया, जिससे सू यूजी उसकी संपत्ति के खजाने में खींची चली गई और उसे एक द्वीप के ऊपर रख दिया गया। निंग ने अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग किया, जिससे वह द्वीप बाकी संपदा जगत से पूरी तरह अलग हो गया। इस संपदा जगत के स्वामी के रूप में निंग ये सुनिश्चित करने में सक्षम था कि सू यूजी के ज्ञानोदय के क्षण में किसी भी तरह से खलल न पड़े। ऐसा लगता है कि फिल्मफेयर अराजकता अमर बनने के लिए आगे बढ़ने वाली है। विश्वदेव ड्रैगनबाइंडर ने एक प्रभावित आह भरी। हाँ, निंग ने सिर हिलाया। यूजी हमेशा से ही काफी प्रतिभाशाली थी। हालांकि अतीत में उसे कोई अच्छा शिक्षक नहीं मिला। हालांकि मेरे बड़े भाई डाउलॉर्ड सोलिस्की ने उसे कुछ सुझाव दिए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा बहुत ही सहजता से किया था। हालांकि इस मूर्ति में वास्तव में एक व्यवस्थित और संपूर्ण तकनीक है। हाँ, यह मूर्ति किसी को भी विश्व स्तरीय महापुरुष बनने में मार्गदर्शन कर सकती है। हाँ, जी निंग, लगता है तुम विश्व स्तरीय अनुचर बनने वाली हो। विश्वदेव ड्रैगनबाइंडर हंसा। मैं अभी से दबाव महसूस कर सकता हूँ। निंग भी हंसा। जल्दी करो और अपनी भी सफलता हासिल करो। तुम्हारी तलवारबाजी उतनी ही प्रभावशाली है जितनी कि मेरे द्वारा ज्ञात कई विश्व स्तरीय तलवार अमरों की तलवारबाजी, विश्वदेव ड्रैगनबाइंडर ने कहा। निंग खुद महसूस कर सकता था कि वह ग्रेट फिर्मामेंट मुद्रा में एक अड़चन पर पहुंच गया है। हालांकि वह अपनी सफलता के काफी करीब था। नामहीन तलवार कला एक अत्यंत गहन तलवार कला थी। इस अगले स्तर में महारत हासिल करने पर वह एक ऐसी तलवार दुनिया बना लेगा जो ज्यादातर तलवार अमरों की दुनिया से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होगी। जहां तक निंग की अपनी ब्लैक मिस्ट मुद्रा की बात है, यह एक ऐसी मुद्रा थी जो ग्रेट फिर्मामेंट मुद्रा के काफी करीब थी। हालांकि मैं बस बाल भर की दूरी पर हूँ, लेकिन उस छोटी सी दूरी ने अनगिनत बड़े देवताओं और पैतृक अमरों को अगला कदम उठाने से रोक दिया है। निंग ने आह भरी। सच, विश्वदेव ड्रैगनबाइंडर अपने और उन अनेक साधकों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए जो विश्वस्तरीय विशेषज्ञ होने के बावजूद फंस गए थे और कोई सफलता हासिल नहीं कर पाए। एक कदम जो आकाश और पृथ्वी को अलग करने वाली खाई जितना चौड़ा हो सकता है, वह अंतिम कदम सबसे कठिन कदम था। कई मास्टर क्लास विश्व स्तरीय विशेषज्ञ थे, यहाँ तक कि फॉगस्टोन के स्टार लॉर्ड, जिन्होंने बहुत कम समय तक प्रशिक्षण लिया था, मास्टर क्लास विश्वदेव बन गए थे। देव सम्राट ब्लैकस्टोन भी, लेकिन उनमें से कितने कम संसार डाउनलॉर्ड बन पाते। चलो कुछ और जगहें देखते हैं, निंग ने कहा। निंग और विश्वदेव ड्रैगनबाइंडर काफी शक्तिशाली थे और 10,000 पर्वत केवल सर्वदेव संपदा की सबसे बाहरी परत थे। यहाँ वास्तव में विश्व स्तरीय विशेषज्ञ बहुत कम थे। उपस्थित अधिकांश साधक ज्येष्ठ देव या पूर्वज अमर थे। इस प्रकार दोनों इस क्षेत्र में अपनी इच्छानुसार विचरण कर सकते थे। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि उन दोनों का विरोध करे। पलक झपकते ही 2 साल से अधिक समय बीत गया। निंग और ड्रैगनबाइंडर की ताकत को देखते हुए बाहरी क्षेत्र उनके लिए वाकई कोई चुनौती नहीं था। ये बात विश्व देवता ड्रैगनबाइंडर के लिए खास तौर पर सच थी। वह एक उच्च कोटि के विश्व देवता थे। उन्हें स्वाभाविक रूप से खुद को परखने के लिए फॉग सागर में प्रवेश करना ही था। फिर भी क्योंकि उन्हें फिल्मफेयर की रक्षा करनी थी, इसलिए वह ज्यादा खतरनाक फॉग सागर क्षेत्र में जाने के बजाय निंग के साथ ही रहे। भाई ड्रैगनबाइंडर, आपको परेशान करने के लिए माफ करना। मैंने यहाँ बाहरी इलाके में आपका काफी समय बर्बाद किया है। निंग एक पत्थर पर बैठ गया और शराब की बोतल आगे बढ़ा दी। बस 2-3 साल और मैं एक नए कैओस इमोर्टल को जन्म लेते देख पाऊंगा। कोई बड़ी बात नहीं। ओह वाह, ये तो बढ़िया वाइन है। हे प्रभु, भाई जी निंग, आपने इमोर्टल वाइन पर कितने पैसे खर्च किए? विश्वदेव ड्रैगनबाइंडर बड़े चाव से वाइन पी रहे थे। 10 घन, निंग ने कहा। बहुत बढ़िया। विश्व देवता ड्रैगनबाइंडर निश्चित रूप से शराब पर इतना पैसा खर्च करने को तैयार नहीं थे। जब निंग विंसोस खंडहरों से विदा हुआ तो वह ढेर सारे खजानों से लदा हुआ था। इसलिए उसने अपनी संपत्ति के 10 घन खर्च करके ढेर सारी उत्तम अमर मदिरा खरीदने का फैसला किया। वह बैडलैंड्स दरबार में रहता था और अक्सर अपने शिष्यों को अपने मेहमान के रूप में आमंत्रित करता था। वह खुद को मदिरा की कमी कैसे होने दे सकता था? उसने जो अमर मदिरा खरीदी थी वह कई अलग अलग बहुमूल्य सामग्रियों से बनी थी। एक बार जब इसे पी लिया जाता तो यह वास्तव में पीने वाले की अमर की को पुनः प्राप्त करके उसकी मदद करती। अचानक गड़गड़ाहट, उनके ऊपर आकाश से एक धीमी ध्वनि गूंजी। बैठे हुए निंग और ड्रैगनबाइंडर दोनों ने अपना सिर घुमाकर आकाश की ओर देखा। आकाश में अराजकता ऊर्जा के भंवर की एक धुंधली छवि घूमती दिखाई दे रही थी। हम ऑलगॉड एस्टेट के भीतर से भी अराजकता के भंवर को देख सकते हैं। बाहरी दुनिया में अराजकता ऊर्जा का एक विशाल प्रवाह जरूर होगा। विश्व देवता ड्रैगनबाइंडर ने प्रसन्नता से भरा भाव प्रकट किया और उसके शब्द बिल्कुल सही थे। ऑलगॉड कैओसवेल्ट के ऊपर आकाश में अराजकता ऊर्जा का एक अत्यंत विशाल भंवर बन गया था। ज्वाला परी को अपनी सफलता शुरू कर देनी चाहिए थी, विश्वदेव ड्रैगनबाइंडर ने कहा। सब कुछ उस आदिम अराजकता में वापस लौट जाए जहां से वह आया था। दाव बीज को बढ़ने दो और सब कुछ नया हो जाए। निंग भी उत्सुक था। उसने डाउलॉर्ड सोलिस्की से कुछ शिक्षाएं प्राप्त की थीं, इसलिए वह जानता था कि विश्व स्तरीय विशेषज्ञ बनने के लिए आगे बढ़ने से एक मौलिक परिवर्तन होगा।
जब उसने सुयुजी के परिवर्तन के बारे में सोचा तो उसे अपने परिवर्तन के प्रति और भी अधिक उत्सुकता हुई। उसके पास ताओवू 18 राक्षस देवता, एकमात्र सच्चा शरीर और रहस्यमयी नीलापुष्प धुंध ऊर्जा थी। यही कारण था कि एक ज्येष्ठ देवता होने के बावजूद वह एक विश्व देवता के समान था। कोई कल्पना कर सकता है कि विश्वदेव बनने पर उसका रूपांतरण कितना विशाल होगा। वह शक्ति के एक बिल्कुल अलग स्तर पर होगा। काफी समय बीत गया, लेकिन न तो निंग और न ही ड्रैगन बाइंडर जल्दी में थे। फुश! अचानक एक अद्वितीय सुंदरी प्रकट हुई, आग की लपटों में लिपटी हुई। वह निंग के सामने घुटनों के बल बैठी और कृतज्ञता से बोली, गुरुजी, आपने जो महान कृपा उस पर की है उसे यूजी कभी नहीं भूलेगी। यह अच्छी बात है कि आप दूसरों की दयालुता का बदला चुकाने के महत्व को समझते हैं। विश्वदेव ड्रैगन बाइंडर ने सिर हिलाया। कुछ अनुचर ऐसे भी थे जो अपने स्वामियों के साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करने लगते थे जब वे आगे बढ़कर शक्ति के उच्च स्तर पर पहुंच जाते थे। जैसे ही उनकी जीवन रक्त की शपथ पूरी हो जाती थी, वे तुरंत चले जाते थे। अब तुम विश्व स्तरीय विशेषज्ञ हो, जल्दी करो और उठो। निंग ने जल्दी से फ्लिमफेई को उसके पैरों पर खड़ा कर दिया। उसे उसके शरीर पर छाए अग्नि के छल्लों से निकलती कैओस इमोर्टल की आभा का आभास हुआ और वह आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। पुस्तक 25, अध्याय 27, पहला मिर्जनो पेंटिंग। जी निंग का अनुचर अभी अभी कैओस इमोर्टल बना था, लेकिन उसे खुद अभी तक कोई सफलता नहीं मिली थी। फिर भी निंग काफी खुश था। कम से कम उसे इस घटना से एक शक्तिशाली सहायक तो मिल गया। हालांकि सुयुजी एक नई कैओस इमोर्टल थी जिसके पास इस्तेमाल करने के लिए कोई उपयुक्त दाव हथियार भी नहीं था, इसलिए वह वास्तव में अधिकांश विश्व स्तरीय विशेषज्ञों से कमजोर थी। उसे ज्यादा से ज्यादा उस स्तर के सबसे निचले स्तर तक पहुंचने वाला माना जा सकता था। नए कैओस इमोर्टल्स जिनके पास कोई उपयुक्त खजाना नहीं था और जिन्हें अपनी शक्तियों को पुष्ट करने का अवसर नहीं मिला था, वास्तव में काफी कमजोर थे। आमतौर पर वे एकांत स्थान ढूंढते और कुछ हजार साल एकांत साधना में बिताते। जब उनकी शक्ति सामान्य विश्व स्तरीय विशेषज्ञों के बराबर हो जाती, तभी वे एकांत से बाहर आते। बधाई हो फ्लिमफेई, तुमने अभी जो सफलता हासिल की है वह एक मौलिक परिवर्तन का प्रतीक है। विश्वदेव ड्रैगन बाइंडर ने हंसते हुए कहा, आज के बाद तुम पहले जैसी नहीं रहोगी। सुयुजी की आंखें चमक रही थीं और उनका दिल कई भावनाओं से भरा हुआ था। अतीत के अनगिनत दृश्य उसके मन में कौंधने लगे। अपनी बनाई तकनीक की बदौलत वह एक अद्भुत आकर्षण वाली महिला थी। परिणामस्वरूप कई साधक दाव साथी बनने की इच्छा रखते थे। उनमें से कुछ ने उसके प्रति उचित व्यवहार किया, लेकिन अन्य इतने लंबे समय से ज्येष्ठ देव या पितृ अमर के स्तर पर अटके हुए थे कि उन्होंने अपनी बुद्धि और सफलता पाने की आशा खो दी थी। परिणामस्वरूप वे स्वयं को दुर्गुणों के हवाले कर देते थे और अक्सर आकर्षक स्त्रियों का अपहरण करके अपनी वासनाओं को शांत करने का प्रयास करते थे। सुयुजी जैसी शक्तिशाली और सम्मोहक महिला ने इन पुरुषों को पूरी तरह से पागल कर दिया था। सुयुजी की तकनीक खास थी। विश्व स्तरीय विशेषज्ञ बनने से पहले वह अपना कौमार्य नहीं खो सकती थी, इसलिए कई मामलों में उसके लिए उन पुरुषों के आगे झुकने के बजाय उनसे दूर भागना ही एकमात्र विकल्प था। नतीजतन उसने काफी कष्टदायक जीवन जिया। आखिरकार सुयुजी को एहसास हो गया था कि वह कितनी शक्तिशाली हो गई है। उसके शरीर के अंदर जिंदन अराजकता क्षेत्र विश्व ऊर्जा की अपार मात्रा से भर गया था, जिससे उसे अपने और अपने आसपास के वातावरण पर पूर्ण शक्ति और नियंत्रण का एहसास हो रहा था। आज से मैं अब कैओस इमोर्टल सुयुजी हूँ। बैडलैंड्स कोर्ट के किसी भी संगठन द्वारा कैओस इमोर्टल का खुले दिल से स्वागत किया जाएगा। उन्हें सर्वोच्च स्तर के व्यक्तियों में से एक माना जाएगा और उन्हें अपार शक्ति और अधिकार दिए जाएंगे। चूंकि फ्लिमफेई ने अपनी सफलता पूरी कर ली है, भाई जी निंग, चलो हम यहीं से विदा लेते हैं। विश्वदेव ड्रैगन बाइंडर ने कहा, मैं फॉग सागर की यात्रा करने की योजना बना रहा हूँ। सब कुछ के लिए धन्यवाद वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई ड्रैगन बाइंडर, निंग ने कहा। एक छोटी सी बात। विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर मुस्कुराते हुए वहां से जाने लगे। अब जाकर सुयुजी को होश आया। उसने जल्दी से कहा, शुक्रिया बड़े भाई ड्रैगन बाइंडर, मुझे यकीन है कि दूसरे लोग भी तुम्हारी रक्षा करने का मौका मांगते। छोटी बहन। विश्व देवता ड्रैगन बाइंडर की आवाज दूर से गूंजी, जैसे जैसे वह उनसे दूर होता गया। जल्द ही केवल निंग और सुयुजी ही बचे। धन्यवाद गुरुजी। सुयुजी कृतज्ञता से भर गया। ओह ठीक है। निंग ने अपना हाथ हिलाया, जिससे हथेली के आकार की वह ज्वलंत मूर्ति एक बार फिर प्रकट हो गई। मूर्ति को प्रकट होते देख सुयुजी की आंखें तुरंत चमक उठीं। इस मूर्ति में निहित तकनीकें उसके लिए एकदम उपयुक्त थीं। मूर्ति के कुल 8 मुख थे, जिनमें से एक आकर्षण तकनीक से संबंधित था। यही कारण था कि मूर्ति को देखते ही वह तुरंत उत्तेजित हो गई, जिसके परिणामस्वरूप वह अराजकता अमर बन गई। सुयुजी की आंखें उत्सुकता से चमक उठीं जब उसने उस मूर्ति को देखा। यह मूर्ति सचमुच उसके बहुत काम आएगी। ले लो। निंग ने उसे दे दिया, लेकिन सुयुजी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे या क्या करे। उसने भी खजाने की नीलामी में हिस्सा लिया था, इसलिए उसे अच्छी तरह पता था कि ऐसा खजाना कितना कीमती है। इसकी शुरुआती कीमत लगभग 1000 क्यूब्स होगी। निंग ने कहा, मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ, इसलिए इसे ले लो। लेकिन मैं। सुयुजी हिचकिचाई। आखिरकार यह अग्नि मूर्ति उसे कुछ ज्यादा ही लुभाने लगी। उसने धीमी आवाज में कहा, गुरुजी, मुझे इसे 1 घंटे देखने दीजिए। मैं इसमें छिपी तकनीक याद कर लूंगी और फिर आपको वापस दे दूंगी। निंग ने सिर हिलाया। सिर्फ तकनीक याद करने का क्या मतलब है? इस अग्नि मूर्ति से 8 अलग अलग तरह के वैचारिक इरादे निकल रहे हैं।
यह आपकी साधना में आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी और मैं इसे आपको नहीं दे रहा, बस आपको इसका इस्तेमाल करने दे रहा हूँ। जब मुझे यह वापस चाहिए होगी तो आपको इसे मुझे वापस करना होगा, इसलिए इसे ले लो। निंग ने अग्नि मूर्ति को सुयूजी के हाथों में थमा दिया। सुयूजी का दिल कांप उठा जब निंग ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। हालांकि वह काफी समय से उसकी सेवा कर रही थी, लेकिन वास्तव में ये पहली बार था जब उन्होंने एक दूसरे को छुआ था। ठीक है, सुयूजी ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया। ठीक है, मैं भी फॉक्सी में जाने की योजना बना रहा हूँ, निंग ने कहा। आगे बढ़ो और एस्टेट की दुनिया में प्रवेश करो और अपनी मौजूदा नींव को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करो। आखिरकार तुमने अभी अभी सफलता हासिल की है। जरूरत नहीं है गुरु। सुयूजी ने हाथ हिलाया, जिससे अग्निमय मूर्ति उसके जिंदन अराजकता क्षेत्र में खींच गई। मुझे इस मूर्ति पर काम करने में बस अपना कुछ समय लगाना है। इसके साथ मैं 1 सदी से भी कम समय में अपनी नींव मजबूत कर पाऊंगी। आपका गोलेम भी मेरे साथ है। एक बार जब मैं इसमें प्रवेश करूंगी और इसे नियंत्रित करूंगी तो मैं इसके भीतर से अपार शक्तियां मुक्त कर पाऊंगी। मुझे कोई खतरा नहीं होगा। इतनी विस्तृत तकनीक और मददगार मूर्ति के साथ एक मास्टर क्लास कैओस इमोर्टल बनने का उसका रास्ता साफ था। स्वाभाविक रूप से उसे अपनी नींव मजबूत करने में ज्यादा समय नहीं लगा। अगर उसके पास मूर्ति न होती और उसे अकेले ही काम करना पड़ता तो शायद उसे सफल होने में 1000 साल लग जाते। शायद। निंग ने सिर हिलाया। हालांकि सुयूजी के पास दाव हथियार नहीं था, लेकिन उसके पास वह गोलेम जरूर था। अगर कोई खतरा आता तो वह तुरंत उस गोलेम में छिप सकती थी। उसे वास्तव में ज्यादा खतरा नहीं होता। आओ, कोहरे के सागर में प्रवेश करें। निंग ने अपना सिर घुमाकर दूर तक देखा, जहां विशाल लहराता हुआ कोहरा सागर दिखाई दे रहा था। उसने महसूस किया कि उसके द्वारा बांधी गई मिरजनो पेंटिंग से लहरें उठ रही थीं और वह कोहरे सागर में समाकर वहां मौजूद दूसरी पेंटिंग से फिर से मिल जाने की चाहत पा रही थी। फॉग सागर ऑलगॉड एस्टेट के आंतरिक क्षेत्र का हिस्सा था। ये 10,000 पहाड़ों से कहीं ज्यादा खतरनाक था। फुफ, हर जगह कोहरा छा गया। निंग एक मिट्टी की पहाड़ी के ऊपर खड़ा दूर तक देख रहा था। अपनी दृष्टि तीक्ष्णता के बावजूद कोहरे के कारण वह केवल कुछ 100 किलोमीटर की दूरी तक ही देख पा रहा था। यह आगे है। निंग ने सीधे आगे इशारा किया। अपनी मिरजनो पेंटिंग की बदौलत निंग आसानी से अपने लक्ष्य का स्थान निर्धारित कर सकता था। कोहरे के सागर में रहने का सबसे कठिन हिस्सा ये था कि कोई अपनी दिशा नहीं खोज पाता था। जो कोई भी इसके भीतर थोड़ा समय बिताता उसे जल्दी ही पता चल जाता कि अब वह दिशाओं में अंतर नहीं बता सकता। यह विश्व स्तरीय विशेषज्ञों के लिए भी सच था, लेकिन निश्चित रूप से यदि आप लंबे समय तक एक ही दिशा में चलते रहे तो देर सवेर आप कोहरे के सागर से बाहर निकल ही जाएंगे। एक झील। हजारों किलोमीटर आगे चलने के बाद निंग को आगे एक शांत, लगभग दर्पण जैसी झील दिखाई दी। झील काफी चौड़ी थी, इतनी विशाल कि निंग उसका दूसरा किनारा नहीं देख पा रहा था। यहाँ इतनी शांति थी कि झील की सतह पर कोई लहर भी नहीं दिख रही थी। हालांकि निंग को उस जगह से खतरे का एक अस्पष्ट सा आभास हुआ। सुयूजी ने निंग की ओर देखा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये झील। मैंने भी इसे महसूस किया। निंग ने सिर हिलाया। क्या हमें झील की सतह पर चलना चाहिए, उसके ऊपर से उड़ना चाहिए, या उसके चारों ओर घूमना चाहिए? सुयूजी ने निंग के निर्णय का इंतजार किया। निंग ने सामने विशाल झील की ओर देखते हुए भौहें चढ़ाईं। आखिरकार उसने कहा, चलो इसके चारों ओर घूमते हैं। ठीक है। ये सुयूजी की भी पसंद थी। दोनों झील के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। हालांकि झील वाकई बहुत बड़ी थी। उन्होंने उसके चारों ओर घूमते हुए जितना समय बिताया उसके आधार पर निंग ने अंदाजा लगाया कि उसकी लंबाई 1 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। फुश फुश फुश। पहले शांत पड़ी झील की सतह पर अचानक लहरें उठीं। फिर नीचे के पानी से एक सुनहरा सिर चुपचाप बाहर निकलने लगा। इस सुनहरे सिर के पास इंसानों के कानों की तरह सुनहरे पंख थे। वह दूर उस जगह की ओर देख रहा था जहां से जी निंग और सुयूजी कुछ देर पहले गुजरे थे। कुछ देर बाद वह अजीब जीव धीरे धीरे एक बार फिर लहरों के नीचे डूब गया। निंग और सुयूजी झील पार करने के बाद धीरे धीरे सावधानी बरतते हुए अपनी यात्रा जारी रखते थे। जब भी उन्हें कोई ऐसी जगह मिलती जो उन्हें खतरनाक लगती, वे उससे दूर रहते। आखिरकार ये कोहरा सागर ही था। यह एक भयानक जगह थी जो वहां जाने वाले लगभग आधे विश्व स्तरीय विशेषज्ञों के लिए मौत का कारण बनती थी। हालांकि निंग के पास एक महारथी विश्वदेवता जैसी शक्ति थी, फिर भी उसने जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा उसका असली लक्ष्य केवल मिरजनो पेंटिंग को ढूंढना था। हम लगभग पहुंच ही गए हैं। हमें 50,000 किलोमीटर से भी कम दूरी तय करनी चाहिए, निंग ने कहा। उसने सुयूजी के साथ यहाँ 1 महीने से ज्यादा समय बिताया था और 1 करोड़ किलोमीटर से भी ज्यादा पैदल चला था। उन्हें इतना समय इसलिए लगा क्योंकि उन्हें कई खतरनाक इलाकों से बचना था। पिछला महीना काफी सुरक्षित रहा था। उन्होंने सिर्फ एक बार युद्ध लड़ा था जब उनका सामना एक बिच्छू के आकार के बगबीस्ट से हुआ था जो मुश्किल से विश्व स्तर की शक्ति तक पहुंचा था। निंग ने बस अपना पेंटाबोल्ट लॉकी निकाला और बिना किसी प्रयास के एक बिजली के धमाके से बगबीस्ट को मार गिराया। यह आगे है, वहाँ है। निंग और सुयूजी अभी अभी एक पहाड़ पर पहुंचे थे। पहाड़ के आधे रास्ते पर एक खूबसूरत महल था जिस पर 3 अक्षर खुदे हुए थे, ये नदी महल। ये नदी महल। निंग ने भौहें चढ़ाईं। क्या हुआ? सुयूजी ने हैरानी से निंग की ओर देखा। ये समझ से परे है, निंग ने भौहें चढ़ाईं। कोहरे के सागर में कई खतरनाक जगहें थीं। साधकों की कई पीढ़ियां कोहरे के सागर में जा चुकी थीं, जिसके कारण इसके कई खतरनाक स्थानों को चिन्हित कर दिया गया था।
ये नदी का महल भी ऐसा ही एक स्थान था। इसमें बहुमूल्य खजाने छिपे थे, लेकिन साथ ही यह भयंकर खतरों से भी भरा था। निंग को डाउलॉर्ड सोलिस्की से प्राप्त खुफिया रिपोर्ट के अनुसार हालांकि मिरजनो पेंटिंग फॉग सागर में थी, लेकिन ये नदी महल के भीतर स्थित नहीं थी। किसी कारण से मिरजनो पेंटिंग को उसके मूल स्थान से ये नदी महल में स्थानांतरित कर दिया गया होगा। निंग ने मन ही मन सोचा। धमाका! निंग ने ये नदी महल के द्वार को जोर से धक्का दिया। गड़गड़ाहट, दरवाजे धीरे धीरे खुल गए। चलो अंदर चलते हैं, निंग ने कहा। यूजी, ये नदी महल के गहरे हिस्से बहुत खतरनाक हैं। हम ज्यादा अंदर नहीं जा सकते। पहले मुझे महल की बाहरी परिधि का पता लगाने दो। ठीक है, यूजी ने सिर हिलाया। दोनों सावधानी से उस संपत्ति में दाखिल हुए। ये नदी महल बहुत बड़ा था और उसमें एक मुख्य हॉल, एक भीतरी हॉल और कई पार्श्व हॉल थे। निंग के पास जो जानकारी थी उसके अनुसार ये नदी महल के अन्य हॉल काफी सुरक्षित थे, लेकिन मुख्य हॉल जबरदस्त खतरों से भरा था। हालांकि मुख्य हॉल में सबसे ज्यादा खजाने भी थे। दर्पण स्नो पेंटिंग। ऐसा लगता है कि यह मुख्य महल में नहीं है। निंग अपनी पेंटिंग के साथ तालमेल बिठाकर समझ गया कि ये दूसरी पेंटिंग असल में एक साइड हॉल में स्थित थी। पुस्तक 25, अध्याय 28, हमारे दास बनो। जी निंग ने सू यूजी को साइड हॉल की ओर ले जाया। फुश! दूर स्थित उस हॉल से धूसर कोहरे की एक लकीर तेजी से बाहर निकली, जो ये नदी महल से बाहर निकलते समय स्वर्गीय दास की सीमाओं से भी अधिक तेज गति से आगे बढ़ रही थी। वह चीज मिरजनो पेंटिंग ले जा रही है। निंग का चेहरा बदल गया। उसका पीछा करो। उसे आभास हो गया कि मिरजनो पेंटिंग पहले साइड हॉल में थी, लेकिन अब वह तेज गति से उससे दूर जा रही थी। जाहिर है धुंध की वह धूसर लकीर उसे दूर ले जा रही थी। स्वूश स्वूश! निंग और सू यूजी ने तुरंत तेज गति से उसका पीछा किया। निंग हमेशा से बहुत तेज थी, जबकि सू यूजी अब एक कैओस इमॉर्टल थी। अपनी शक्तिशाली अमर ऊर्जा और अपने शरीर के अंदर मौजूद जिंदन कैओस क्षेत्र की बदौलत वह अब आसानी से स्वर्गीय दास की सीमाओं को पार कर सकती थी और निंग की तुलना में थोड़ी धीमी गति से चल सकती थी। लेकिन जाहिर है ये सब निंग के थंडरलाइट विंग्स का इस्तेमाल न करने की वजह से था। धमाका! निंग की आंखों से सुनहरी रोशनी की 1 इंच मोटी लकीर निकली, जिससे उसे उस भागती हुई धूसर कोहरे की लकीर का असली रूप साफ दिखाई देने लगा। हालांकि यह धूसर कोहरे जैसा दिखता था, असल में यह एक अजीबोगरीब जानवर था जिसका शरीर मगरमच्छ जैसा और सिर अजगर जैसा था। इसके 4 छोटे पैर इसे तेज गति से आगे बढ़ा रहे थे, जिससे ये स्वर्गीय दास की सीमाओं से भी तेज गति से आगे बढ़ रहा था और इसके शरीर से धूसर कोहरा निकल रहा था। किसी प्रकार का एक बगबीस्ट। ये संभवतः उन बगबीस्ट में से एक है जिसे डाउलॉर्ड ओलगॉड ने कभी पाला था। निंग और सू यूजी दोनों ही उस प्राणी को देखने और पहचानने में सक्षम थे। कोहरा सागर क्षेत्र में कई बगबीस्ट रहते थे। ये समझना जरूरी है कि डाउलॉर्ड ओलगॉड कई चीजों में निपुण थे, जिनमें कीमिया, कारीगरी, संरचनाएं और भी बहुत कुछ शामिल था। उन्होंने बगबीस्ट पालने की कला में भी अत्यंत उच्च स्तर की कुशलता प्राप्त कर ली थी। हालांकि उनकी मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। कोहरा सागर क्षेत्र की कुछ संरचनाओं ने लगातार विश्व स्तरीय बगबीस्टों की कई पीढ़ियों का पालन पोषण और जन्म दिया। ग्रवार ग्रेमिस्ट जानवर चीख उठा। उसका शरीर अचानक 9 अलग अलग टुकड़ों में बंट गया और हर एक अलग दिशा में भागने लगा। भागने के बारे में सोचना भी मत। निंग दहाड़ा। उसने अपने बाएं हाथ से एक बड़ा लौकी निकाला और तुरंत उसका ढक्कन खोल दिया। गड़गड़ाहट! लौकी के भीतर से अनगिनत बिजली के बोल्ट निकले, जिन्होंने तुरंत पूरे क्षेत्र को ढक लिया। लेकिन उनका केंद्र उस क्षेत्र के आसपास था जिसमें धूसर धुंध की 9 धारियां थीं जो भागने लगी थीं। 9 हॉर्न लाइटनिंग सर्प तकनीक स्वर्गीय दाव की गति तक ही सीमित थी, लेकिन इस पेंटाबोल्ट लौकी में, जिसे निंग ने खजाने की नीलामी के दौरान खरीदा था, 5 अलग अलग प्रकार की अराजकता बिजली थी, जिनमें से प्रत्येक आसानी से प्रकाश की गति को पार करने में सक्षम थी। वे सभी निंग से कहीं अधिक तेज गति से चल रही थीं। 5 प्रकार की बिजलियां पूरे क्षेत्र में चमक रही थीं और धूसर धुंध के चारों ओर गरज रही थीं। एक कान फाड़ देने वाली, आत्मा फाड़ देने वाली चीख। धूसर धुंध की 9 में से 8 धारियां तुरंत गायब हो गईं। धूसर धुंध की बची हुई धारियां तेजी से आकार में बढ़ने लगीं और उनका शल्कदार मगरमच्छ जैसा शरीर भी उभरने लगा। उस जानवर का शरीर इन 5 प्रकार की अराजकता बिजली के हमलों का प्रतिरोध कर रहा था और वह गुस्से से भरी अपनी धूसर सफेद आंखों से निंग को घूरने लगा। वह तलवार की आरेख मुझे सौंप दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, निंग ने मन ही मन कहा। तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। उस प्राणी की कर्कश आवाज निंग के दिमाग में गूंज उठी। स्विश! शल्कदार मगरमच्छ जैसा जीव एक बार फिर धुंध में बदल गया। इस बार उसके चारों ओर की धुंधली धूसर आभा नाटकीय रूप से चमक उठी और वह इतनी तेजी से दूर उड़ने लगा कि निंग अवाक रह गया। अगर वह अपने थंडरलाइट विंग्स का इस्तेमाल भी करता तो भी वह उसे पकड़ नहीं पाता। उसके पास बस पेंटाबोल्ट लौकी का इस्तेमाल करके उस जीव की गति धीमी करने के लिए अराजकता बिजली की 5 धारियां छोड़ना ही था। और फिर भी, हालांकि वह जीव बिजली की वजह से कमजोर लग रहा था, फिर भी उसकी गति जरा भी धीमी नहीं हुई। हम इसे पकड़ नहीं पाएंगे, गुरु। सू यूजी चिंतित थे। बगबीस्ट पहले ही 5 प्रकार की बिजली की सीमा से बाहर उड़ चुका था। ये जगह काफी खतरनाक थी और निंग ने बिजली को ज्यादा दूर तक पहुंचने नहीं दिया, इस डर से कि कहीं गलती से वह दूसरे शक्तिशाली बगबीस्टों को मार न डाले और उन्हें परेशान न कर दे। मुझे लग रहा है कि यह घायल हो गया है, निंग हंसा। बिजली के आखिरी झटकों ने उस जीव को घायल कर दिया था। हालांकि वह बच निकलने में कामयाब रहा था, लेकिन उसकी आभा काफी कमजोर हो गई थी। यह मुझसे बच नहीं पाएगा। निंग लगातार मिरजनो पेंटिंग की सटीक जगह का अंदाजा लगा सकता था।
जब तक वह प्राणी ऑलगॉड एस्टेट के अंदर रहेगा, निंग उसकी जगह का अंदाजा लगा सकता था। थोड़ी देर बाद, यह आगे है, यह आगे नहीं बढ़ रहा है, निंग ने संदेश भेजा। जल्द ही निंग और सू यूजी ने उस जीव को देखा। ये काले शल्कों वाला एक मगरमच्छ जैसा कीट था और एक विशाल शिलाखंड पर लेटा हुआ आराम कर रहा था। निंग के आगमन को देखते ही उसने तुरंत एक धूसर धुंध में बदलकर फिर से भागना शुरू कर दिया। बगबीस्ट कृत्रिम रूप से बनाए गए जीव थे, उनमें अद्भुत शक्ति और कुछ विशेष गुण थे और वे युद्ध करते समय इन लाभों का उपयोग करते थे। हालांकि उनके पास दैवीय शक्ति या अमर ऊर्जा नहीं थी, इसलिए वे जादुई खजानों को अपने साथ बांध नहीं सकते थे। दूसरे शब्दों में, बगबीस्ट तलवार की पेंटिंग को बांध नहीं पाया था और इसलिए निंग के स्थान का पता नहीं लगा सका। धमाका! निंग के पास उस जीव का पीछा करने का समय नहीं था। उसने फिर से पेंटाबोल्ट लॉकी निकाली और उन 5 तरह की अराजकता बिजली को हमला करने के लिए छोड़ दिया। भागती हुई धूसर धुंध की आभा एक बार फिर स्पष्ट रूप से कमजोर पड़ने लगी। स्वूश स्वूश! निंग और सू यूजी ने अपना पीछा जारी रखा। मैं वहां से आती लहरों को महसूस कर सकता हूँ। पास ही लड़ाई हो रही है। कमल मुद्रा में बैठे 2 पुरुष खड़े हो गए। एक ने सुनहरे वस्त्र पहने थे जबकि दूसरे ने काले वस्त्र पहने थे। दोनों का रंग सांवला और गहरा था और उनके चेहरे हरे फूलों के टैटू से ढके हुए थे। दोनों से ही अद्भुत शक्ति का आभामंडल निकल रहा था। एक विश्व देवता था, दूसरा अराजकता अमर। चलो चलकर देखते हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर चुपचाप लहरों की दिशा में बढ़ने लगे। यह अभी भी भाग रहा है। निंग और सू यूजी ने बगबीस्ट का पीछा जारी रखा। अब तक बगबीस्ट को अंदाजा हो गया था कि दोनों साधकों के पास शायद उसका पीछा करने का कोई रास्ता है, इसलिए वह बेतहाशा तेजी से भागता रहा। ये दूर दूर तक जा रहा है। निंग चिंतित था। ये बगबीस्ट फॉक्सी को हमसे कहीं बेहतर जानता है। शायद ये किसी खतरनाक जगह पर छिप जाएगा। हमें जल्द ही इसका पीछा करना होगा। अगर ज्यादा समय बीत गया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। रुको! अचानक दूर से एक ठंडी चीख गूंजी और निंग और सू यूजी के कानों में गूंजी। निंग और सू यूजी तेज रफ्तार से उड़ रहे थे। दोनों ने भौहें सिकोड़ी और पीछे दिखाई दे रही 2 आकृतियों की ओर मुड़े। इन दोनों आकृतियों से शक्ति और क्रूरता का आभास निकल रहा था। गुरुजी! सू यूजी का चेहरा तनावग्रस्त हो गया और उसने मन ही मन एक त्वरित संदेश भेजा। मैं इन दोनों को जानती हूँ। एक को विश्व देवता फॉक्सब्लेज के नाम से जाना जाता है, जबकि दूसरे को अराजकता अमर फॉक्सबोल्ड। दोनों एक ही जाति के हैं और बेहद क्रूर हैं। ओहो, क्या ये फ्लिमफेई सू यूजी नहीं है? कैओस इम्मोर्टल फॉक्सबोल्ड सुनहरे वस्त्र पहने हुए था और फ्लिमफेई को देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। तुम सचमुच कैओस इम्मोर्टल बन गए हो। मैंने खबर नहीं सुनी थी। शायद हाल ही की बात होगी। हो, जरा सोचो, कुछ समय पहले ही ऑलगॉड एस्टेट के भीतर अराजकता ऊर्जा में भारी उथल-पुथल मची थी। क्या तब तुम्हें सफलता मिली थी? सू यूजी, काले वस्त्रधारी विश्वदेवता फॉक्सब्लेज की आंखें भी चमक उठीं। ओहो, क्या अनोखा उपहार है। सू यूजी एक अद्वितीय सुंदरी थी जिनमें अद्भुत आकर्षण था। कैओस इम्मॉर्टल बनने के बाद उनकी आभा और व्यवहार और भी अधिक आकर्षक हो गए थे। इन दोनों विश्व स्तरीय विशेषज्ञों के दिलों में उन्हें देखते ही एक खास तरह की खुजली सी होने लगी। कृपया रास्ता दीजिए, हम व्यस्त हैं, सू यूजी चिल्लाया। रास्ता छोड़ो, सू यूजी, तुम अभी हाल ही में विश्व स्तरीय विशेषज्ञ बनी हो। अपनी नींव मजबूत करने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढने के बजाय तुम यहाँ फॉग सागर में आ गईं। तुम खुशकिस्मत हो कि हम दोनों ने तुम्हें ढूंढ निकाला। विश्व देवता फॉक्सब्लेज ठंडी हंसी हंसा। तुम्हें मार देना तो हमारे लिए आसान होगा, लेकिन हम तुम्हें जिंदा रहने का एक मौका जरूर देंगे। नए नए विश्व स्तरीय विशेषज्ञ बहुत कमजोर थे, खासकर कैओस इम्मॉर्टल्स। कैओस इम्मॉर्टल्स के शरीर काफी कमजोर थे। जब उन्होंने पहली बार सफलता हासिल की तो ऐसा माना जा सकता था कि वे शक्ति की विश्व स्तरीय सीमा तक बमुश्किल पहुंचे थे। हालांकि विश्व देवता फॉक्सब्लेज और उनके मित्र इतने शक्तिशाली नहीं थे, फिर भी वे बहुत लंबे समय से जीवित थे। उनके लिए एक नए नए कैओस इम्मॉर्टल को मारना वाकई बहुत आसान होगा। ठीक है, हम तुम्हें जीने का एक मौका देंगे, कैओस इम्मॉर्टल फॉक्सबोल्ड ने सू यूजी को घूरते हुए अपने होंठ चाटते हुए कहा। यह आसान है, तुम्हें बस हमारा गुलाम बनने की आजीवन शपथ लेनी होगी। गुलाम? सू यूजी के चेहरे पर बर्फ की एक परत उभर आए। चिंता मत करो, तुम भी एक विश्व स्तरीय विशेषज्ञ हो। हम तुम्हारे लिए चीजें ज्यादा मुश्किल नहीं करेंगे। हमारे गुलाम बनने के बाद तुम्हें बस समय समय पर हमारे साथ द्वैत साधना करनी होगी। द्वैत साधना परम आनंद का स्रोत है, जैसा कि तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। विश्व देवता फॉक्सब्लेज की आंखें ठंडी हो गईं, लेकिन अगर तुम मना करोगे तो आज ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। हम बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे साथ द्वैत साधना में शामिल हों। आपको हमारे बाकी सभी दासों से कहीं ऊंचा स्थान प्राप्त होगा। कैओस इम्मॉर्टल फॉक्सबोल्ड ने सहमति जताई। दोनों की कई स्त्रियां थीं, लेकिन ऐसी बेजोड़ सुंदरता और आकर्षण वाली कैओस इम्मॉर्टल महिलाएं अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि सू यूजी हाल ही में कैओस इम्मॉर्टल बनी थीं। वह अभी भी बहुत कमजोर थीं और उन्हें आसानी से पकड़ लिया जा सकता था। दोनों की निगाहें सू यूजी पर टिकी थीं। जी निंग के बारे में क्या? वह तो बस एक बड़ा देवता था। दोनों ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। तुम दोनों कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हो। निंग की आवाज गूंजी। वह लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि इससे उसका ध्यान भागते हुए बगबीस्ट का पीछा करने से हट जाएगा। विश्व स्तरीय विशेषज्ञ बोल रहे हैं। चींटी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें बीच में टोकने की? विश्व देवता फॉक्सब्लेज ने निंग की ओर देखा। उसकी आंखों में एक गर्व भरा भाव था।
निंग जैसे साधारण से बड़े देवता के प्रति उसके मन में स्वाभाविक रूप से पूरी तरह से तिरस्कार का भाव था। छोटे बड़े भगवान, हमारे सामने इतनी बेतकल्लुफी से बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तो तुम्हें भी गुलाम बनाने की सोच रहा था। लगता है मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। अराजकतावादी अमर फॉक्सबोल्ट ने भी निंग की तरफ देखा। उसकी निगाहों में भी वैसा ही अहंकार था। उसे भी ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चींटी से बात कर रहा हो। पुस्तक 25, अध्याय 29, विश्व स्तरीय विशेषज्ञों का वध। जी निंग की संपत्ति की दुनिया के भीतर एक द्वीप, जंगली कुत्ता ब्लैकसन। विशाल द्वीप पर एक तेज आवाज गूंज उठी। ज्येष्ठ देव वाइल्ड डॉग और ज्येष्ठ देव ब्लैकसन अपने साथी ज्येष्ठ देवों और अमर पूर्वजों के बीच बैठकर खाना खा रहे थे और बातें कर रहे थे, लेकिन अब दोनों तुरंत उठ खड़े हुए। उन्होंने एक साथ पुकारा, गुरु, अपने गोलेम पर नियंत्रण रखो और मेरे संकेत की प्रतीक्षा करो। हाँ मास्टर। एल्डर गॉड वाइल्ड डॉग और एल्डर गॉड ब्लैकसन एक साथ दो लंबे मांसल काले गोलेम में बदल गए। पहले ये गोलेम आग जैसे लाल रंग के थे, लेकिन उनकी असली शक्ति को छिपाने के लिए उन्हें सौंदर्य प्रसाधनों से बदलकर काला कर दिया गया था। एक बार गोलेम को बांध लेने के बाद आप उसकी शक्ति की आभा को पूरी तरह से वापस खींच सकते थे और दबा सकते थे। दरअसल रॉकी जैसी आत्माओं द्वारा नियंत्रित गोलेम लगभग जीवित प्राणियों जैसे थे। रॉकी अपनी आभा को पूरी तरह से दबा सकता था और एक ऐसे पत्थर में बदल सकता था जिसे निंग भी नहीं देख पाता। दो काले गोलेम द्वीप के किनारे पर खड़े होकर निंग के बुलावे का इंतजार कर रहे थे। हम युद्ध में उतरने वाले हैं। हाँ, हम इस तरह की असली लड़ाई का इंतजार हमेशा से कर रहे थे। इससे पहले हम बस हाथापाई ही कर रहे थे। दोनों युद्ध के लिए उत्सुक थे। उनके पास मौजूद गोलेम ने उन्हें जबरदस्त आत्मविश्वास से भर दिया था। ये समझना जरूरी है कि निंग को इन 3 गोलेम को खरीदने के लिए 600 से ज्यादा क्यूब कैओस नेक्टर खर्च करने पड़े, और वह भी खजाने की नीलामी में रियायती दाम पर। आमतौर पर इन तीनों गोलेम में से हर एक की कीमत कैओस नेक्टर के 200 क्यूब से कहीं ज्यादा होती। तीनों अलग अलग रॉकी से ज्यादा शक्तिशाली थे और वे एक साथ मिलकर एक दल भी बना सकते थे। बाहरी दुनिया, ऑल गॉड एस्टेट का फॉग सागर क्षेत्र, विश्वदेवता फॉक्सब्लेज और अराजकता अमर फॉक्सबोल्ट दोनों ने निंग की ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखा। उसका मजाक उड़ाने के बाद उसे अनदेखा कर दिया। उनकी नजरों में वह सचमुच एक चींटी सी सत्ता से ज्यादा कुछ नहीं था। वे शक्ति के बिल्कुल अलग स्तर पर थे। वे उस पर ध्यान क्यों देते? उनकी निगाहें एक बार फिर ज्वाला परी सु यूजी की ओर मुड़ी। विश्वदेव फॉक्सब्लेज बोले, सु यूजी, अगर तुम लंबी उम्र जीना चाहती हो तो तुम्हें समझौता करना सीखना होगा। हम तुम्हारी जीवन रक्त की शपथ को ज्यादा कठोर नहीं बनाएंगे। तुम्हें बस दोहरी साधना में हमारी सेवा करनी है। मजा आएगा। कैओस इम्मोर्टल फॉक्सबोल्ट सचमुच इस मनमोहक कैओस इम्मोर्टल महिला की सुखद संगति का आनंद लेने के लिए उत्सुक था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा मौका इतनी जल्दी मिल जाएगा। दोनों बारी बारी से उसे धमकाते और मनाते रहे। वे उस पर काबू नहीं पा सकते थे और उसे अपनी सेवा के लिए मजबूर नहीं कर सकते थे। अगर वे उसे पकड़ भी लेते तो वह आसानी से आत्मा विस्फोट कर सकती थी। ये समझना जरूरी है कि दास भी आसानी से आत्मा विस्फोट का विकल्प चुन सकते हैं। इस प्रकार एक मालिक अपने दासों पर अत्याचार और दबाव तो डाल सकता था, लेकिन उसे ये भी सुनिश्चित करना था कि उसके दास घोर निराशा की ओर न बढ़ें। अन्यथा उसके दास अवज्ञाकारी होने का विकल्प चुन सकते थे। जब डाउलॉर्ड विंसोस ने अपने दासों को मृत्यु के लिए अपने साथ चलने का आदेश दिया था तो उनमें से कई ने उसके कार्यों के लिए उसे कोसा और गालियां दी। अफसोस, वे बस कोस ही सकते थे और कुछ नहीं। यहाँ आओ आओ सु यूजी। दोनों भूखी निगाहों से फ्लिमफेई को घूर रहे थे। सु यूजी का चेहरा इतना ठंडा था मानो उस पर बर्फ की एक परत जम गई हो। उसने पास खड़े निंग को संदेश भेजा, गुरुजी, हमें क्या करना चाहिए? चूंकि वे मरने पर अड़े हैं तो चलो थोड़ा समय निकालकर उनसे छुटकारा पा लेते हैं। निंग ने दोनों विश्व स्तरीय आकृतियों पर नजर डाली। उन्हें मार डालो। सच कहूं तो निंग सचमुच इस लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता था। विश्व स्तरीय विशेषज्ञों को मारना कोई आसान काम नहीं था। विश्व देवता फॉक्सब्लेज एक विशिष्ट विश्व देवता थे, जबकि अराजकता अमर फॉक्सबोल्ट एक साधारण देवता थे। निंग उन दोनों को मारने में पूरी तरह सक्षम था, लेकिन फिर भी उसे काफी समय लगेगा। इसीलिए वह उम्मीद कर रहा था कि वह उन दोनों को अपने रास्ते से हटने के लिए मना लेगा। हम बाद में उस बगबीस्ट का शिकार कर सकते हैं। चूंकि मैं उसकी जगह भांप सकता हूँ, मुझे यकीन है कि वह किसी ऐसी जगह छिप जाएगा जहाँ उसे बहुत सुरक्षित लगे। निंग जितना ज्यादा इस बारे में सोचता उतना ही ज्यादा गुस्सा आता। ठीक है, सु यूजी ने अचानक अपने दांत बींच लिए और ऊंची आवाज में बोली, मुझे अपनी जीवन रक्त शपथ दिखाओ। आहा, ये तो ठीक है। अच्छा, तुम कितनी खूबसूरत हो। चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकते। विश्व देवता फॉक्सब्लेज और कैओस इम्मोर्टल फॉक्सबोल्ट उसकी बातें सुनकर बहुत खुश हुए। बस यूं ही एक प्यारी कैओस इम्मोर्टल महिला उनके चंगुल में फंस गई। क्या ही शानदार किस्मत। विश्व देवता फॉक्सब्लेज ने अपना हाथ हिलाया, जिससे एक सुनहरा मोती उड़कर बाहर आया। यह मेरा शपथ पत्थर है। मेरी प्यारी, शुभकामनाएं स्वीकार करो। अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं है तो हम उसे बदल सकते हैं। एहे, कैओस इम्मोर्टल फॉक्सबोल्ट और भी ज्यादा उत्साहित हो गया। ये तो बहुमूल्य खजानों का पूरा भंडार मिलने से भी बेहतर था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसी दासी उनके चंगुल में फंस जाएगी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि हम कितने खुशकिस्मत हैं। जैसे ही सु यूजी कैओस इम्मोर्टल बनने के लिए आगे बढ़ी, वह हम दोनों से टकरा गई। दोनों ही उत्सुकता से भर गए। वे पहले से ही उन दोनों के उसके साथ मस्ती करने के शानदार दृश्यों की कल्पना कर सकते थे, जिससे उनके दिल वासना से भड़क उठे।
निंग सू यूजी के बगल में खड़ा था। उसकी आंखें अचानक ठंडी हो गईं। आक्रमण करना। उसकी आवाज उसकी जागीर दुनिया में गूंज उठी जब एक काली लौकी अचानक उसके सामने प्रकट हुई। काली लौकी ने अनगिनत बिजली की चमक उगल दी, जिससे पूरा क्षेत्र 5 प्रकार की अराजकता बिजली से भर गया, जिसने अराजकता अमर फॉक्सबोल्ट और विश्व देवता फॉक्सप्लेस को घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। छी! ये देखकर दोनों के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आ गया। कैओस इमोर्टल फॉक्सबोल्ट के वस्त्र तुरंत प्रकाश से चमक उठे और उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन गया। लेकिन 5 प्रकार की कैओस लाइटनिंग इतनी शक्तिशाली थी कि वे सीधे फॉक्सबोल्ट पर गिरते ही कवच को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। कैओस इमोर्टल फॉक्सबोल्ट के चारों ओर उड़ते हुए खंजरों की एक श्रृंखला भी दिखाई दी, लेकिन वे बिजली के केवल एक हिस्से को ही विक्षेपित कर पाए। बाकी बिजली सीधे उसके शरीर से टकराए। धमाका। कैओस इमोर्टल फॉक्सबोल्ट के चेहरे पर एक भद्दा भाव था, क्योंकि उसने मुंह भर खून उगल दिया था। उसने घबराकर कहा, मुझे बचा लो बड़े भाई। अरे, ये तो बिजली का एक बहुत ही शक्तिशाली खजाना है। विश्व देवता फॉक्सप्लेस तुरंत क्रोधित और घबरा गए। थोड़ी देर रुको, मैं सू यूजी को पकड़ लूंगा और उसका वह लौकी भी ले लूंगा। लौकी निंग के सामने मंडरा रही थी, जो सू यूजी के ठीक बगल में खड़ा था। इस प्रकार दोनों दुश्मनों को लगा कि लौकी सू यूजी की है। 5 प्रकार की बिजली ने दोनों विश्व स्तरीय विशेषज्ञों पर लगातार प्रचंड आक्रमण किया। हालांकि विश्व देवता फॉक्सप्लेस एक अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति थे और उन्होंने निम्न श्रेणी का दाव कवच पहना हुआ था। उनका दिव्य शरीर इन 5 प्रकार की दिव्य बिजली के आक्रमणों को झेलने में पूरी तरह सक्षम था। स्विश। विश्व देवता फॉक्सप्लेस एक प्रकाश की लकीर में परिवर्तित हो गए और अपनी आंखों में एक उग्र भाव लिए सू यूजी की ओर उड़ते हुए चले गए। ठीक इसी क्षण हुश 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 अचानक कहीं से 3 गोलेम प्रकट हुए। एक रॉकी द स्टोन टाइटन था, जबकि बाकी 2 बिल्कुल काले गोलेम थे। ये तीनों गोलेम एक साथ 3 अलग अलग दिशाओं से कैओस इमोर्टल फॉक्सबोल्ट की ओर बढ़े। विश्व देवता फॉक्सप्लेस जी निंग और सू यूजी की ओर तेजी से बढ़ रहा था, इसलिए समय पर मुड़ नहीं पाया, जिससे तीनों गोलेम सीधे उसके आगे निकलकर कैओस इमोर्टल फॉक्सबोल्ट की ओर बढ़ गए। वे तेज हैं। विश्व देवता फॉक्सप्लेस का चेहरा बदल गया। मुझे बचा लो बड़े भाई। कैओस इमोर्टल फॉक्सबोल्ट भी चौंक गया। जब उसने उन 3 गोलेमों को अपनी ओर तेजी से आते देखा तो उसे तुरंत समझ आ गया कि वे निश्चित रूप से विश्व स्तरीय गोलेम थे। वह बुरी तरह डर गया और उसने तुरंत संकट की सूचना दी। ये समझना जरूरी है कि उसके पास एक साधारण विश्व स्तरीय विशेषज्ञ जितनी शक्ति थी और वह केवल एक कैओस इमोर्टल था। वह पहले ही 5 प्रकार की दिव्य बिजली से विचलित और घबराया हुआ था, जिसने इस क्षेत्र के हर इंच को भर दिया था, और अब 3 गोलेम भी उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उसे क्या करना चाहिए था? मर जाओ। एल्डर गॉड ब्लैकसन द्वारा नियंत्रित काले गोलेम ने एक विशाल मुट्ठी से हमला किया, जिससे कैओस इमोर्टल फॉक्सबोल्ट की ओर एक बहुत शक्तिशाली मुक्का चला। मार डालो बड़े भगवान। वाइल्ड डॉग ने उसकी ओर एक क्रूर लात मारी। ग्रवार। रॉकी ने भी उसकी ओर 2 उग्र हथेलियां भेजीं। आसपास के क्षेत्र में 5 प्रकार की बिजली ने अराजकता अमर फॉक्सबोल्ट पर भी भयंकर प्रहार जारी रखा। जहां तक विश्व देवता फॉक्सप्लेस का प्रश्न है, वह जी निंग और सू यूजी की ओर पूरी गति से आक्रमण कर रहा था और फॉक्सबोल्ट को बचाने के लिए समय पर वापस पहुंचने में पूरी तरह असमर्थ था। नहीं। बूम बूम बूम। गोलेम को शुरू से ही कच्ची ताकत में एक स्वाभाविक बढ़त हासिल थी। 1000 में से एक भी विश्व देवता विश्व स्तरीय गोलेम के बराबर ताकत नहीं दे सकता था। गोलेम को हराने का एकमात्र तरीका दाव में अपनी बेहतर अंतर्दृष्टि से उन्हें दबाना था, लेकिन कैओस इमोर्टल फॉक्सबोल्ट पहले ही निंग के पेंटाबोल्ट लौकी के हमले से पूरी तरह से बंद हो चुका था। वह बस बार बार चीख ही सकता था, क्योंकि वह हमलों को रोकने के लिए अपने ब्लेड बैरियर का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था। नहीं। धमाका। अराजकता अमर फॉक्सबोल्ट धूल में बदल गया था। क्या? विश्वदेव फॉक्सप्लेस निंग और सू यूजी की ओर बढ़ रहा था, लेकिन ये देखकर उसके होश उड़ गए। ये गोलेम बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। ये कोई साधारण गोलेम नहीं है। इनमें से हर एक गोलेम कम से कम 100 क्यूब कैओस नेक्टर के बराबर होना चाहिए। फुफ। ठीक इसी क्षण सू यूजी भी एक काले गोलेम में बदल गई। विश्व देवता फॉक्सप्लेस अब उसके काफी करीब था और वह उससे नजदीकी मुकाबले में लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। क्या? सू यूजी को काले गोलेम में बदलते देख विश्वदेव फॉक्सप्लेस को ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर बर्फीली उंगलियां चढ़ गई हों। 4 गोलेम। वह समझ सकता था कि उनमें से हर एक गोलेम ताकत में शायद उसके बराबर का होगा। अगर चारों मिलकर ताकत जुटा लें तो वे उस पर पूरी तरह हावी हो जाएंगे। जाने का समय हो गया है। विश्व देवता फॉक्सप्लेस को अब सू यूजी से उलझने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह एक प्रकाश की किरण में बदल गया और भागने लगा। फुफ। निंग की पीठ पर अचानक बिजली के 2 पंख उभर आए। पंख हल्के से फड़फड़ाए, जिससे निंग जबरदस्त गति से उड़ गया। हालांकि विश्व देवता फॉक्सप्लेस भी काफी तेज उड़ रहे थे, लेकिन 5 प्रकार की बिजली ने उनकी गति थोड़ी धीमी कर दी। आहा! विश्व देवता फॉक्सप्लेस ने उस आकृति को घूर कर देखा जो अचानक उसके सामने प्रकट हुई थी। सफेद वस्त्र पहने युवक वहां खड़ा था। उसके वज्र प्रकाश पंख फैले हुए थे और उसके हाथों में रक्त लाल तलवार थी। युवक ने फॉक्सप्लेस को ठंडी निगाहों से देखा। तुम बच नहीं पाओगे। पुस्तक 25, अध्याय 30, गुलाम बनने को तैयार। विश्व देवता फॉक्सप्लेस इस श्वेत वस्त्रधारी युवक की गति देखकर चकित रह गए और उन्हें तुरंत पता चल गया कि निंग की पीठ पर लगे वज्र प्रकाश पंख असाधारण थे। हालांकि उन्हें डर नहीं था, बल्कि वे प्रसन्न थे। अगर उन्होंने इस बड़े देवता को मार डाला तो यह असाधारण खजाना उनका हो जाएगा, है ना? उन्होंने इस संभावना पर भी विचार नहीं किया कि शायद वे इस बड़े देवता को हरा न पाएं।
यहाँ तक कि सबसे असाधारण रूप से प्रतिभाशाली बड़े देवता भी सामान्य विश्व देवताओं के बराबर ही होंगे, और वह एक कुलीन देवता थे। छोटे बड़े देवता, तुम अपनी क्षमताओं को जरूरत से ज्यादा आंक रहे हो। मर जाओ। विश्व देवता फॉक्सप्लेज ने एक घुमावदार कटार निकाली और उसे निंग की ओर वार करने के लिए इस्तेमाल किया। ऐसा लगा जैसे चांदनी की एक अर्धचंद्राकार किरण अचानक टूट पड़ी हो। निंग ने जरा भी दया नहीं दिखाई और तुरंत अपने सबसे शक्तिशाली हथियार, शाश्वत हथियार वायलेट ज्वेल से अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया। उसने वायलेट ज्वेल से एक शक्तिशाली, भयंकर वार किया। उसका हथियार प्रकाश की गति से भी कहीं तेज गति से चल रहा था। जैसे ही वायलेट ज्वेल ने एक क्रूर धुंध में वार किया, निंग ने भी उसके सार तत्व को जितना हो सके उतना सक्रिय कर दिया, जिससे उसके हथियार में एक बेहद भयानक शक्ति आ गई। उस समय वायलेट ज्वेल इतनी अविश्वसनीय रूप से तेज और शक्तिशाली थी कि एक साधारण मनुष्य भी अगर उसे यूं ही घुमा दे तो तलवारों का ऐसा धमाका कर सकता था कि पहाड़ को आसानी से चीर सकता था। लेकिन जाहिर है, किसी भी मनुष्य के पास ऐसा हथियार कभी नहीं आ सकता था। धमाका। वायलेट ज्वेल की तलवार की रोशनी कृपाण की रोशनी के अर्धचंद्र से सीधे टकराए। कृपाण प्रकाश वाला अर्धचंद्र फटकर बिखर गया, जबकि विश्व देवता फॉक्सप्लेस पीछे की ओर उड़कर गिर पड़ा। वह निंग की अधेड़ आकृति को घूर रहा था। उसकी आंखें बहुत बड़ी और अविश्वास से भरी थीं। ये कैसे संभव था? कैसे? वह एक उच्च कोटि का विश्व देवता था जो अनगिनत वर्षों से जीवित और प्रशिक्षित था और कुलीन स्तर तक पहुंच चुका था। इस लड़ाई में वह पूरी तरह से असहाय कैसे हो सकता था? उसके और उसके शत्रु के बीच कम से कम एक पूर्ण स्तर का अंतर था। इस बड़े देवता के पास वाकई एक महाकाय विश्व देवता जितनी शक्ति थी। ये कैसे संभव था? कोई इतना विचित्र कैसे हो सकता है? भले ही इस बड़े देवता के पास कोई शाश्वत अस्त्र हो, फिर भी उसका इतना शक्तिशाली होना असंभव था। धमाका। निंग के प्रहार की भयानक शक्ति ने विश्व देवता फॉक्सप्लेस को पीछे की ओर उड़ा दिया और उस क्षेत्र में मौजूद 5 प्रकार की बिजली उसके शरीर पर लगातार गिर रही थी। फॉक्सप्लेस की स्थिति पल पल और भी भयावह होती जा रही थी। मारना, मारना। 3 काले गोलेम और पत्थर का टाइटन तेजी से विश्व देवता फॉक्सप्लेस की ओर बढ़े। सू यूजी का काला गोलेम पहले से ही निंग के काफी करीब था, इसलिए वह सबसे पहले पहुंचा और उस पर हमला किया। फुफ। काले गोलेम के भयंकर पंजे प्रबल शक्ति के साथ बाहर निकले और फॉक्सप्लेस पर गोलेम के प्रहार से हवा में एक क्रूर अग्नि धुंधला सा दृश्य उभर आया। धमाक। हालांकि फॉक्सप्लेस ने रोकने के लिए अपनी कटार को तेजी से उठाया, फिर भी वह फिर से पीछे की ओर गिर पड़ा। हालांकि वह असल में काले गोलेम के बराबर ही था, लेकिन निंग के हमले ने उसे पूरी तरह से हरा दिया था। पहली असफलता उसके लिए मुसीबतों का पहाड़ बन गई थी और पूरी स्थिति बेहद गंभीर थी। मरो। एल्डर गॉड वाइल्ड डॉग और एल्डर गॉड ब्लैकसन के गोलेम आ गए और हमला करना शुरू कर दिया, जैसा कि पत्थर टाइटन रॉकी ने किया था। हम्फ। निंग भी फॉक्सप्लेस की ओर दौड़ा और अपने पीछे हवा में चमकदार बिजली की रोशनी का निशान छोड़ गया। फॉक्सप्लेज पूरी तरह से फंस गया था। हालांकि तकनीक और कौशल में चारों गोलेम उससे कुछ कमजोर थे, फिर भी शक्ति और गति में वे उससे बेहतर थे। वह उनमें से एक से निपटने में सक्षम था, लेकिन 4 गोलेम तो बहुत ज्यादा थे। सबसे बुरी बात ये थी कि जिस सफेद वस्त्रधारी वृद्ध देवता को उसने सबसे कमजोर साधक समझा था, वह वास्तव में उन सब में सबसे भयानक आकृति थी। वह एक भयानक वृद्ध देवता थे जिनमें एक उत्कृष्ट विश्व देवता जैसी शक्तियां थीं। इस प्रकार के वृद्ध देवता केवल किंवदंतियों में ही पाए जाते हैं। 4 गोलेम, 5 तरह की दिव्य बिजली, वो बिजली के पंख। मैं गलत था। मैं शुरू से ही पूरी तरह गलत था। सू यूजी ऐसे खजाने कैसे खरीद सकते थे? ये सब शायद उस सफेद वस्त्रधारी वृद्ध देवता के ही हैं। सू यूजी भी तो बस उनके सेवक हैं। नहीं नहीं, मैं यहाँ ऐसे ही नहीं मर सकता। मैं नहीं कर सकता। यद्यपि विश्वदेवता फॉक्सप्लेज को ऐसी विकट परिस्थितियों में धकेले जाने के कारण खेद और आत्मदया महसूस हुई, लेकिन साथ ही उनमें जीवित रहने की प्रबल इच्छा भी थी। रूपांतरित हो जाओ। विश्वदेव फॉक्सप्लेज ने तुरंत रूपांतरित होकर कुल 6 भुजाएं प्राप्त कर लीं, जिनमें से प्रत्येक अब एक कटार धारण कर रही थी। उसका आभामंडल भी थोड़ा और शक्तिशाली हो गया और उसकी आंखें भी लाल होने लगीं। स्पष्ट रूप से वह अब पूरी तरह से उन्मत्त अवस्था में था। उसके लिए जीवित रहने का एकमात्र रास्ता यही था कि वह पूरी ताकत लगा दे। मार डालो। वह तुरंत पत्थर के टाइटन की ओर बढ़ा, क्योंकि उसे तुरंत पता चल गया था कि तीनों काले गोलेम एक जैसे थे और एक ही समूह के थे। वह समझ गया था कि वे एक साथ एक संरचना में इकट्ठे हुए थे, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से पत्थर के टाइटन के खिलाफ जाने का फैसला किया। रोको उसे, रॉकी। निंग ने तुरंत मन ही मन संदेश भेजा। चिंता मत करो, गुरु। मेरी प्रतिभा दुश्मनों को बांधने में है। रॉकी की हथेलियां अचानक नाटकीय रूप से बड़ी हो गईं और उसका पथरीला शरीर अचानक तरल पदार्थ की तरह बहने लगा। धमाका। विश्व देवता फॉक्सप्लेज ने रॉकी पर वार किया। टक्कर की तीव्रता से रॉकी के शरीर की तरल जैसी सतह पर कुछ लहरें उठीं। हालांकि रॉकी खुद एक कदम भी पीछे नहीं हटा। क्या? विश्व देवता फॉक्सप्लेज चौंक गया। जहां तक 3 काले गोलेमों का प्रश्न है, वे एक बार फिर उसकी ओर बढ़े और उस पर हमला कर दिया। बूम बूम बूम। 4 शक्तिशाली गोलेमों ने इस एकाकी विश्वदेवता को घेर लिया और उस पर आक्रमण कर दिया। विश्वदेवता फॉक्सप्लेज ने फिर भी हार नहीं मानी। हालांकि उस पर लगातार प्रहार हो रहे थे। उसके पास दाव कवच और एक मजबूत दिव्य शरीर था। विश्व देवताओं को आसानी से नहीं मारा जा सकता और वह इस हमले से बचने का कोई रास्ता ढूंढने की पूरी कोशिश करता रहा। अफसोस, तीनों काले गोलेम एक साथ एकदम एक लय में आगे बढ़े, जिससे उसे भागने का कोई मौका नहीं मिला। न, हार मान लो।
ठीक इसी समय निंग आ पहुंचा। उसने वायलेट ज्वेल से वार किया और खूनी तलवार की रोशनी की वह भयावह लकीर एक बार फिर फॉक्स प्लेस की ओर भेजी। नहीं, विश्व देवता फॉक्स प्लेस को अब सचमुच निराशा महसूस हुई। धमाका! तलवार के वार से वह एक बार फिर उड़ गया और फिर कई धमाकों के साथ 2 काले गोलेमों ने उसे जमीन पर पटक दिया। अगर वह एक विश्व देवता होता जो रक्षा में माहिर होता तो उसे इतनी जल्दी पराजित नहीं किया जा सकता था। वह कुछ और देर तक लड़ पाता। उदाहरण के लिए जी निंग के पास हाफ स्वॉर्ड मुद्रा थी जिससे उसे अपनी रक्षात्मक तलवारबाजी पर पूर्ण नियंत्रण मिलता था। लेकिन बेशक तलवार का दाव एक आक्रामक दाव था जिसकी नजदीकी लड़ाई में जबरदस्त बढ़त थी। हालांकि विश्व देवता फॉक्सप्लेज ने कटार का इस्तेमाल किया था, लेकिन उनकी विशेषता पवन के दाव में थी। इससे उन्हें नजदीकी लड़ाई में गति और शक्ति में कुछ बढ़त मिलती थी, लेकिन एक बार जब वह बढ़त खो देते तो जल्दी ही हार जाते। धमाका! 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 एक बार जब फॉक्सप्लेज जमीन पर गिर गया तो चारों गोलेम ने उसके शरीर पर जोरदार प्रहार करना शुरू कर दिया। निंग की बात करें तो वह एक तरफ खड़ा रहा, इसमें कोई हिस्सा नहीं ले रहा था। उसने जो वार किया था वह ऊंट की कमर तोड़ने वाला आखिरी तिनका था। विश्व देवता फॉक्सप्लेज के पास अब अपने हमलावरों पर पलटवार करने का कोई मौका नहीं था। जाओ! निंग ने चाहा कि एक लंबी रस्सी अचानक उसके पास आ जाए। रस्सी हवा में सांप की तरह तेजी से रेंगती हुई आई और पूरी तरह से घायल विश्व देवता फॉक्सप्लेज को बांधकर उसे पूरी तरह से अशक्त कर दिया। फॉक्सप्लेज की आंखों में घोर निराशा थी। आओ! निंग ने पीछे मुड़कर देखा। बिजली की अंतहीन धाराएं उगलता हुआ काला लौकी तेजी से निंग की ओर उड़ता हुआ उसके हाथों में आकर रुक गया। निंग ने एक हाथ से काली लौकी को पकड़ रखा था और वह नीचे की ओर बंधे हुए फॉक्सप्लेज को देख रहा था। ये वास्तव में जब फॉक्सप्लेज ने काले लौकी को निंग की ओर उड़ते देखा तो वह खुद को रोक नहीं सका और खुद से बुदबुदाया, लौकी वास्तव में उसी की है। मास्टर, इस फॉक्सप्लेज साथी से निपटना फॉक्सबोल्ट से निपटने से कहीं अधिक कठिन था, सू यूजी ने हंसते हुए कहा। वह ऐसे रास्ते पर चलने पर अड़ा रहा जहां से वापसी नहीं है। अपनी मौत के लिए वह खुद के अलावा किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। एल्डर गॉड वाइल्ड डॉग ने गुर्राते हुए कहा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। विश्व देवता फॉक्सप्लेज पूरी तरह से बंध गया था। उसने निंग को घूरा। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें अपना सारा खजाना दे दूंगा। अरे बेवकूफ, क्या तुम सच में हमें बेवकूफ समझते हो? हम तुम्हें मार देंगे, उसके बाद भी तुम्हारा सारा खजाना हमारा ही रहेगा। सू यूजी ने ठहाका लगाया। बाहरी लोगों के प्रति वह पहले की तरह ही चिड़चिड़ी और आक्रामक बनी रही। द्वितीय, विश्व देवता फॉक्सप्लेज ने निंग को बेतहाशा घूरा, फिर दांत पीस लिए। मैं तुम्हारा अनुचर बनने को तैयार हूँ, कोई जरूरत नहीं। निंग ने अपना सिर हिलाया। नहीं, नहीं। विश्व देवता फॉक्सप्लेज ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हारा गुलाम बनने को तैयार हूँ। तुम्हारा गुलाम? मैं, विश्व देवता फॉक्सप्लेज, तुम्हारा गुलाम बनने को तैयार हूँ। मास्टर, सू यूजी, एल्डर गॉड वाइल्ड डॉग और एल्डर गॉड ब्लैकसन सभी निंग की ओर देखने लगे। मेरे गुलाम, तुम मेरा बहुत सम्मान करते हो। मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए बेहतर है कि तुम मर जाओ। निंग ने अपनी काली लौकी उठाई, फिर एक विचार से उसे सक्रिय कर दिया। उसमें से अचानक एक शक्तिशाली चूसने वाली शक्ति निकली और विश्व देवता फॉक्सप्लेज पर लागू हुई। फॉक्सप्लेज तुरंत ही लौकी की ओर खींच गया और लौकी के मुख की ओर उड़ते हुए सिकुड़ गया। नहीं, आप, संभवतः नहीं। वह पूरी तरह अविश्वास में था। किसी ने सचमुच उसे, एक महान विश्व देवता को, दास के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। एक क्षण बाद वह पेंटाबोल्ट लौकी में खींच गया। कुछ ही क्षण बाद लौकी से एक रस्सी उड़ी, फिर निंग ने उसे फिर से बंद कर दिया। पेंटाबोल्ट लौकी में फंसे फॉक्सप्लेज को उन 5 प्रकार की बिजली के लगातार हमले झेलने पड़ेंगे। देर सवेर उसकी दिव्य शक्ति समाप्त हो जाएगी और वह धूल में मिल जाएगा। क्यों, गुरुजी? आखिरकार वह एक विश्व देवता थे। सू यूजी और अन्य लोगों ने उत्सुकता से निंग की ओर देखा। मैं उसे मारना चाहता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। निंग की प्रतिक्रिया काफी शांत थी। एक विश्व भगवान, इसका क्या मतलब है? उसे फॉक्सप्लेज जैसे चरित्र वाले लोग पसंद नहीं थे। उसे उस आदमी के आसपास होने में असहजता महसूस होती और एक साधारण कुलीन विश्व देवता भी उसके किसी काम का नहीं होता। आखिरकार उसके चारों गोलेम में से कोई भी शक्ति में फॉक्सप्लेज के बराबर था। उसे गुलामी में बेचने की बात, उसकी कीमत एक गोलेम जितनी भी नहीं होगी। गोलेम तो अपने स्वामियों के प्रति पूरी तरह वफादार होते हैं। फॉक्सप्लेज ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 100 क्यूब कैओस नेक्टर के लिए राजी हो जाता, लेकिन समस्या ये थी कि वह जानता था कि जी निंग असल में कितनी ताकतवर है। फिलहाल निंग अपनी असली ताकत को राज रखना चाहता था। विश्वदेव बनने के बाद उसे जानकारी लीक होने की चिंता नहीं होगी और उस समय फॉक्सप्लेज को बेचने में भी उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन कौन जानता था कि इसमें कितना समय लगेगा, और तब तक क्या उसे अराजकता अमृत के छोटे मोटे 100 घनों की भी परवाह होगी? उसे मार ही डालूं तो बेहतर होगा। मुझे ऐसा करने में ज्यादा आराम मिलता है। उच्च स्तरीय साधकों को शुरुआत में अपने हृदय और अपने मार्ग पर चलना पड़ता था। मेरी वर्तमान शक्ति के स्तर पर कुलीन विश्व देवताओं को मारने के लिए अभी भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। निंग ने इस हालिया लड़ाई पर विचार किया। 4 गोलेम की मदद के बिना शायद चीजें इतनी आसान नहीं होती। 4 गोलेमों की बदौलत वह काफी कम समय में एक कुलीन विश्व देवता को मारने में सक्षम हो गया था। जंगली कुत्ते, ब्लैकसन, वापस जाकर थोड़ा आराम करो। मेरे आदेश का इंतजार करो, निंग ने निर्देश दिया। हाँ, दोनों बड़े देवताओं ने आदरपूर्वक कहा। उनकी आंखें तीव्र उत्सुकता से भरी हुई थीं। ये कैसा पूर्ण प्रभुत्व का प्रदर्शन है। उन्होंने लगभग तुरंत ही एक कैओस इम्मोर्टल और एक विश्व देवता का वध कर दिया था।
विश्व देवता ने दास बनने की भीख मांगी थी, लेकिन उनके स्वामी ने उन्हें दास बनाने की जहमत तक नहीं उठाई। यही तो असली प्रभुत्व था। उनका स्वामी सचमुच बहुत शक्तिशाली था। विश्व स्तर पर पहुंचने पर वह कितना शक्तिशाली हो गया होगा। फुसफुसाहट। रॉकी, एल्डर गॉड वाइल्ड डॉग और एल्डर गॉड ब्लैकसन सभी को वापस एस्टेट वर्ल्ड में पहुंचाने के बाद निंग ने सू यूजी की ओर देखा। यूजी, चलो उस बगबीस्ट की तलाश में वापस चलते हैं। ठीक है। सू यूजी ने भी सिर हिलाया। स्वूश स्वूश। मिरजनो पेंटिंग के प्रति अपनी समझ पर भरोसा करते हुए निंग जल्दी से सू यूजी को दूसरी पेंटिंग के स्थान की ओर ले गया।